हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी काफी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज सर एक मैनेजमेंट के ऊपर एक मॉक कंडक्ट कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, आज आपके साथ कंडक्ट करने वाले हैं मैनेजमेंट को लेकर एक मेगा मॉक, और इसमें हम टॉप 50 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट मैनेजमेंट एग्जामिनेशन के लिए। ऑलरेडी हमने कॉमर्स वाला सेशन कर लिया है, और जो कॉमन पोर्शन है कॉमर्स और मैनेजमेंट का, आप उसके लिए कॉमर्स को भी रेफर कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारी कोशिश रहेगी कि जो स्पेसिफिक चीजें हैं मैनेजमेंट को लेकर, उनको और ज्यादा अच्छे से डील किया जाए, उन पे सवाल ज्यादा पुटअप किए जाएं, ताकि एग्जामिनेशन के लिए आप अपने आप को टेस्ट भी कर सके और प्रिपेयर भी हो जाएं। तो आइए फटाफट से हमारे इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप एवरस्टडी क्लासेस से कोई भी कोर्स लेने के बारे में सोच रहे थे, तो अभी आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम जहां पे आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। फ्लैट 40% प्लस एक्स्ट्रा 5% आपको मिल जाएगा हमारे सभी कोर्सेज के ऊपर एज अ पार्ट ऑफ द होली ऑफर। तो आपको प्रोमो कोड होली अप्लाई करना है और आप ये डिस्काउंट यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। तो अब आइए अपने फटाफट से सवालों की ओर मूव करते हैं। और मैं यहाँ पे चाहूंगा कि साथ साथ आपके जो आंसर हैं वो मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू यहाँ पे मिलते रहे, तो और ज्यादा मजा आएगा इस सेशन में। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास पहला सवाल है, और ये सवाल हमारे पास है, विच इज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। इनमें से कौन से आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाले हैं? एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद और इंसिडेंटल टू परचेज और इंस्टॉलेशन ऑफ एन एसेट, आपको एसेट को परचेज और इंस्टॉल कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर पुटिंग द ओल्ड एसेट परचेज्ड इनटू वर्किंग कंडीशन। एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट इन एन एफिशिएंट एंड वर्केबल स्टेट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके पास वो खर्चे होते हैं जिनका जो फायदा आपको मिलने वाला है वो आगे कई सालों तक मिलने वाला है। इन खर्चों से आप अपने एसेट की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, या फिर कोई नया एसेट खरीद सकते हैं, या फिर पुराने एसेट को भी वर्किंग कंडीशन में लेकर आ सकते हैं। तो पहला और दूसरा वाला पॉइंट हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। बट जो भी आप खर्चा कर रहे हैं मेंटेन करने के लिए अपने एसेट को, तो मेंटेनेंस का खर्च जो है वो एसेट की कोई प्रोडक्टिविटी को लॉन्ग रन में बढ़ाने वाला नहीं है, उसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी, और इसीलिए इस खर्चे को रेवेन्यू माना जाएगा, कैपिटल नहीं माना जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास बनने वाला है ऑप्शन नंबर ए का। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए बात है अगले सवाल की ओर, और मैं चाहूंगा कि इस सवाल में लीड आप लोग ले। सभी सवालों में आपको लीड लेना है, आपको पहले सोचना है कि क्या आंसर होना चाहिए, और अपने आंसर जो है आपको साथ साथ देते रहने हैं, ताकि जो हमारा जो डिस्कशन है वो पैरेलली चलता रहे। अब यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अ फैक्ट्री हैज इंप्लीमेंटेड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को लेकर सवाल है। द स्टैंडर्ड ऑफ यूजेज फिक्स्ड फॉर प्रोडक्शन इज of 1000 units of a product is 400 kg at a price of 2.5 per kg। तो यहाँ पे हमें बता रखा है कि हम 400 kg जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं और उससे 1000 यूनिट्स का प्रोडक्ट बना लेते हैं, और उसका जो प्राइस है मटेरियल का वो 2.5 पर केजी हमें दे रखा है। जो स्टैंडर्ड हमें दिया हुआ था इट इज फॉर 1000 यूनिट्स, बट यहाँ पे कहा गया कि 2000 यूनिट्स वर मैन्युफैक्चर्ड। तो एक्चुअल हमारा जो प्रोडक्शन हुआ वो 2000 यूनिट्स का हुआ। एंड इट वाज फाउंड that 820 kg of material were used at a price of rupees 2.6 per kg। हमें निकालना है मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो देखो, आपको निकालना है कि आपके मटेरियल के यूजेज में कितना वेरिएंस आया। ये आपको कैसे निकालना होता है? आपको देखना होता है कि मटेरियल यूज होना कितना चाहिए था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और एक्चुअल में आपने कितना कर दिया, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, और इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे स्टैंडर्ड प्राइस से। अब देखो, हमारे पास हमने 2000 यूनिट मैन्युफैक्चर किए। अब 2000 यूनिट के लिए मेरा रॉ मटेरियल यूज होना कितना चाहिए था? 1000 यूनिट के लिए बताया गया कि 400 केजी इस्तेमाल होता है एज पर दी स्टैंडर्ड। तो 2000 के लिए इसका डबल हो जाएगा, 800 केजी आपका रॉ मटेरियल इस्तेमाल होना चाहिए था। बट एक्चुअल में बताया कि हमने 820 केजी इस्तेमाल कर लिया, तो ये एक्चुअल वाला हमारा आ गया 820। अब साथ ही आपको इसे मल्टीप्लाई करना है आपके स्टैंडर्ड प्राइस से, और स्टैंडर्ड प्राइस हमें ऑलरेडी बता रखा है कि ये है 2.5 पर केजी। तो अब अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना निकल कर आ जाएगा? ये आपका निकल कर आ जाएगा 20 इंटू 2.5, यानी कि दिस वुड कम आउट टू 50, और वो भी आपका माइनस में निकल कर आएगा, -50। सो दिस इज गोइंग टू बी एन अनफेवरेबल वेरिएंस। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बिकम ऑप्शन नंबर 3। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना था और हमारा आंसर यहां पे निकल कर आ जाता। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। तो ये सवाल है, वीए ग्रैकोनस थ्योरी
on span of management control was based on. बताइए जी, जो हमारा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट स्पैन ऑफ कंट्रोल का थ्योरी है, आई बिलीव कि आप सभी ने इनका नाम जरूर सुना होगा। ये पर्सनैलिटी हमारी स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और स्पैन ऑफ कंट्रोल से जुड़ी हुई है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो इन्होंने अपना थ्योरी दिया वो किस चीज के बेसिस पे यहाँ पे उन्होंने दिया है। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इंपिरिकल स्टडीज या फिर रूल ऑफ थंब। तो अगर आपने इस थ्योरी को पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा इसके अंदर मैथमेटिकल कुछ उन्होंने कैलकुलेशंस का जिक्र किया है कि क्या हमारा कितने रिलेशनशिप्स बनते हैं डिपेंडिंग ऑन कितने लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है। तो इसको लेकर उन्होंने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला डेवलप किया है कि सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में कितने रिलेशंस यहाँ पे बन सकते हैं। तो इसको यहाँ पे उन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू शो करने की कोशिश करी है। तो आई होप आपने जो अपना आंसर इस सवाल का बताया होगा, सोचा होगा, दैट इज गोइंग टू बी option number 2, which is the correct answer for this particular question. Coming to the next one, identify the sequence of the basis of departmentalization as stated by Luther Gulick. तो देखो जी, यहाँ पे हमारे जो गुलिक साहब हैं उन्होंने एक सीक्वेंस प्रोवाइड किया कि जो आपके डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे, डिपार्टमेंटलाइजेशन आई होप आप सभी समझते हैं कि जो आपके डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे वो आप किस तरीके से किस बेसिस पे अपने डिपार्टमेंट बना सकते हैं। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांटा जाता है और डिपार्टमेंट कैसे बनने चाहिए उसका जिक्र किया गुलिक जी ने। और साथ ही ये भी बताया कि कौन सा पहले आपको प्रायोरिटी देना चाहिए, किस चीज को पहले प्रायोरिटी देना चाहिए डिपार्टमेंट बनाने के लिए और किस चीज को बाद में प्रायोरिटी देना चाहिए। तो सवाल को ध्यान से समझिए, आपको बताना है कि इन्होंने किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी दिया, उसे पहले रखना है। पर्पस, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस, तो ये चार आपके पास दे रखे हैं यहाँ पे बेसिस। आपको अरेंज करना है कि कौन सा सबसे पहले आएगा, फिर कौन सा उसके बाद आएगा, फिर कौन सा और फिर कौन सा। तो इस टाइप के सवाल आज के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और आई थिंक ये सवाल का आंसर वही ज्यादा अच्छे से दे पाता है जो कि ये चीजों को ऑलरेडी पहले से पढ़कर आ रहा है। तो प्यारे दोस्तों, अगर यहाँ पे अब बात करें तो सबसे पहला जो प्रायोरिटी था गुलिक जी ने दिया था हमारे पर्पस को, कि आप जो है अपने डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं तो दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ द मेजर पर्पस या फिर फंक्शन जो कि वो डिपार्टमेंट परफॉर्म कर रहा है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप प्रोसेस के बेसिस पे दे सकते हैं कि जो भी हमारे सिमिलर प्रोसेसेस चल रहे हैं डिपार्टमेंट्स में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट्स में, आप उनको इकट्ठे एक डिपार्टमेंट में बांट सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप पर्सन्स के बेसिस पे, जो आपके क्लाइंटेल है, जो आपके कस्टमर्स हैं, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे बना सकते हैं। और लास्टली उन्होंने कहा कि आप प्लेस या फिर टेरिटरी के बेसिस पे भी अपने डिपार्टमेंट्स बना सकते हैं। तो ऐसा सीक्वेंस उन्होंने दिया, ए, बी, सी और डी, ये बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में ही लगे हुए हैं और करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 का प्यारे दोस्तों बन जाएगा। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। इन्हें कई बार 4 पीस के नाम से भी डिनोट कर दिया जाता है कि ये 4 पीस हैं जिनका जिक्र किया है लूथर गुलिक ने हमारे डिपार्टमेंटलाइजेशन के बेसिस के लिए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। आई होप आप सभी ने सुना हुआ है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स एज अ प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ फॉलोइंग इंटर रिलेटेड स्टेप्स, अरेंज द स्टेप्स इन द ऑर्डर इन विच दीज आर टेकन। तो इस तरीके के सवाल आजकल एग्जामिनेशन में काफी आने लगे कि आपको एक ऑर्डर दिया जाता है, आपको कुछ स्टेप्स बताया जाता है और आपको उसे सही ऑर्डर में लगाना रहता है। तो ऐसा आपको यहाँ पे करना है। चलिए यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या लगाना है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का देखना है कि फर्स्ट स्टेज कौन सा होगा और उसके बेसिस पे हमें यहाँ पे फर्स्ट वाला पहचानना है। तो सबसे पहले आप पहचानिए कि कौन सा आना चाहिए। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव आई होप आपको मालूम है कि इसके अंदर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट दोनों मिल जाते हैं और मिलकर आपके परफॉर्मेंस के जो टारगेट्स है, गोल्स है, वो डिसाइड कर लिए जाते हैं और फिर उनके बेसिस पे आपके सबऑर्डिनेट्स को इवेल्युएट किया जाता है और फ्यूचर को प्लान किया जाता है। तो दिस इज द ब्रॉड प्रोसेस जो कि आपके माइंड में है। अगर है तो आप इसको आंसर कर सकते हैं। चलिए पहला पॉइंट दे रखा है सबऑर्डिनेट एंड द मैनेजर जॉइंटली डेवलप स्पेसिफिक गोल्स एंड टारगेट्स। तो ऐसा कुछ रहता है इसके अंदर और शुरू में ही रहता है, तो ए हो सकता है पहले हो, बट अभी अगला भी पढ़ लेते हैं। सबऑर्डिनेट प्रपोजेस टू द मैनेजर अ सेट ऑफ गोल्स एंड परफॉर्मेंस मेजर्स। अब देखो हमारा जो सबऑर्डिनेट है वो हमारे सुपीरियर के पास, मैनेजर के पास जाएगा और उसे प्रपोज करेगा कि क्या गोल्स और परफॉर्मेंस मेजर्स होने चाहिए और उसके बेसिस पे जो स्पेसिफिक गोल्स और स्पेसिफिक टारगेट्स होंगे उनको डिसाइड कर लिया जाएगा। तो पहले आपका ब्रॉड होंगे, ब्रॉड गोल्स और ब्रॉड परफॉर्मेंस मेजर जो कि सबऑर्डिनेट बताएगा, प्रपोज करेगा आपके सुपीरियर को और उसके बेसिस पे हमारा जो सुपीरियर है
वो डेवलप करेगा हमारे सबॉर्डिनेट के साथ स्पेसिफिक गोल्स और स्पेसिफिक टारगेट्स, ठीक है। तो पहले आपका बी आना चाहिए और फिर आपका ए आना चाहिए। स्पेसिफिक आपके बाद में डेवलप होंगे और पहले प्रपोजल दिया जाएगा, सुपीरियर सबॉर्डिनेट से कहेगा कि आप प्रपोज करो कि क्या गोल्स और परफॉर्मेंस मेजर्स होने चाहिए, और वो प्रपोजल के बेसिस पे स्पेसिफिक गोल्स और टारगेट्स डिसाइड हो जाएंगे। और फिर हमारा जो इंडिविजुअल है, सबॉर्डिनेट है, वो अटेम्प्ट करेगा कि उन गोल्स को अकम्प्लिश करे। तो बिल्कुल यही नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप बन रहा है। इसके बाद मैनेजर जो है वो ये फीडबैक लेगा कि क्या सबॉर्डिनेट के रिजल्ट्स आए हैं और उसके बेसिस पे उसे अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। तो ये हमारा उसके बाद का लॉजिकल सीक्वेंस बन रहा है। और इसके बाद बेस्ड ऑन दी परफॉर्मेंस रिव्यू न्यू परफॉर्मेंस गोल्स आर सेट। तो परफॉर्मेंस को रिव्यू किया था हमने फाइनल लास्ट स्टेप में, अब हम नए गोल्स जो है पिछले रिव्यू के बेसिस पे सेट कर लेंगे। तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट, फाइनल पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा। तो करेक्ट आपकी जो ऑर्डर बनेगी दैट इज गोइंग टू बी बी ए सी डी ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर यहां पे बनने वाला है। आई होप आपने भी यही आंसर लगाया। Coming to the next one, expectancy theory of motivation predicts that employees will exert a high level of effort if they perceive a strong relationship between dash and dash। देखो जो हमारी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है मोटिवेशन की, वो कहती है कि आप जो है तभी परफॉर्मेंस करोगे, तभी आपको परफॉर्म करने का मन करेगा अगर आपको लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस से कुछ एफर्ट निकल कर आएगा और उस एफर्ट से आपको कोई रिवॉर्ड मिलेगा और उस रिवॉर्ड से आपको कोई सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ऐसा कहती है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी कि आप तभी परफॉर्म करोगे अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके एफर्ट से कोई परफॉर्मेंस बढ़िया हो जाएगा और उसका रिवॉर्ड और सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो रिलेशनशिप होने वाला है किसके बीच में होने वाला है, फटाफट से बताओ। क्या एफर्ट परफॉर्मेंस होगा, परफॉर्मेंस इक्विटी होगा, एफर्ट इक्विटी होगा, या फिर इक्विटी परसेप्शन होगा? तो प्यारे दोस्तों जैसा अभी आपके साथ मैंने डिस्कस भी किया फटाफट से, तो एफर्ट और परफॉर्मेंस के बीच में ये रिलेशनशिप हमें बताती है। तो एफर्ट और परफॉर्मेंस के बीच में रिलेशनशिप यहाँ पे बताती है और इसीलिए करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बिकम ऑप्शन नंबर 1। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी है और इनकी करनी है आपको करेक्ट मैचिंग। तो फटाफट से पढ़िए और बताइए क्या आंसर्स यहाँ पे हमारे पास होने चाहिए। और लिस्ट 1 में हमारे पास चैम्बरलिन है, स्वीजी है, स्टेकलबर्ग है और फेलनर है। और लिस्ट 2 में हमारे पास स्मॉल ग्रुप मॉडल है, किंग डिमांड कर्व है, प्राइस लीडरशिप मॉडल है और रिएक्शन कर्व्स है। तो मुझे लगता है यहाँ पे सबको जो मालूम होगा वो आई थिंक मालूम होगा कि किंग द डिमांड कर्व किसने दिया है। ये चीज सबको मालूम होगा जहां तक मुझे लग रहा है, और इसी से इस सवाल का आंसर तो मार्क हो ही जाएगा। और बाकी जो आपके पॉइंट्स हैं फिर आप ऑटोमेटिकली बैठा लेंगे, एलिमिनेशन से आप इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको ये मालूम है कि किंग डिमांड कर्व का जो मॉडल है वो हमें पॉल स्वीजी ने दिया है, इसी से आपका बी सेकंड से मैच हो जाता है और उसी से आपका करेक्ट आंसर भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का लग जाता है। चैम्बरलिन का हमारा स्मॉल ग्रुप मॉडल है ओलिगोपॉली का, और स्टेकलबर्ग जो है उनसे जुड़े हुए हैं रिएक्शन कर्व, और फेलनर से जुड़ा हुआ है आपका प्राइस लीडरशिप मॉडल। इनकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहाँ पे डाल दी है, आप इसे रीड आउट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में अभी इस समय जाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बनेगा। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में आपको अगेन लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रखी हैं और हमें करनी है मैचिंग। लिस्ट 1 में है फॉरवर्ड एक्सचेंज, हेजिंग, आर्बिट्राज और स्पीसी पॉइंट, और लिस्ट 2 में उनकी दे रखी है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। तो फटाफट से पढ़िए और अपने आंसर्स बताइए। तो मैं भी फटाफट से आपके साथ रीड कर लेता हूं। और लिस्ट 2 में सबसे पहले दे रखा है अ डिवाइस ऑफ कवरिंग एक्सचेंज रिस्क अगेंस्ट द प्राइस राइज ऑफ द फॉरेन करेंसी। तो हमारा जो एक्सचेंज रिस्क है उसको हम कवर करना चाह रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज के प्राइसेस है बढ़ जाए, उससे हमें कोई रिस्क अराइज हो जाए, उसको कवर करना चाहता है। तो उसके लिए हम क्या टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं इनमें से? देखो इनमें से जो मुझे लग रहा है हेजिंग कर सकते हैं, हेजिंग कर सकते हैं यहाँ पे। आर्बिट्राज भी नहीं लग रहा, फॉरवर्ड भी नहीं लग रहा, स्पीसी पॉइंट भी नहीं लग रहा, तो मेरे को हेजिंग लग रहा है। तो फिलहाल हम जो बी वाला है उसको एक बार 1 से जोड़ लेते हैं। इसके बाद हमें बताया अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय एंड सेल foreign exchange against another currency at some fixed rate in the future at a price agreed upon now। तो ये तो सीधा सीधा डेफिनेशन दे दिया फॉरवर्ड एक्सचेंज का, तो ये तो सीधा सीधा आपके सेकंड से मैच हो जाएगा। थर्ड वाला है मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट बिटवीन टू लिमिट्स सेट बाय द कॉस्ट ऑफ मूविंग गोल्ड फ्रॉम वन करेंसी टू अनदर। तो ये कुछ नया नया सा लग रहा है।
फोर्थ वाला है अ मैकेनिज्म विच मेक्स टू मार्केट्स दैट आर फिजिकली सेपरेट अ सिंगल मार्केट इन इकोनॉमिक सेंस। तो आर्बिट्राज से आप इसे मैच कर सकते हैं। देखो हमारे पास एक आर्बिट्राज बच रहा है, एक स्पीसी पॉइंट बच रहा है। तो आर्बिट्राज के अंदर भी आप यही करते हैं कि एक मार्केट से जहां पे सस्ते में मिल रहा है वहां से खरीद के दूसरे मार्केट में बेच देते हैं। तो आप इस तरीके से कुछ प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं और इसे आप जो आर्बिट्राज है उससे इसीलिए मैच कर लेंगे। और हमारे पास बचा स्पीसी पॉइंट और उसे आप यहाँ पे 3 से मैच कर लेंगे। देखो जो हमारा स्पीसी पॉइंट है प्यारे दोस्तों यहाँ पे, वो बेसिकली हमारे पास जो जुड़ा हुआ है दैट इज लिंक्ड विद द मूवमेंट ऑफ द एक्सचेंज रेट, जो हमारे गोल्ड से जुड़े होते थे। तो पुराने समय की बात हो रही है। तो पुराने समय में जो हमारे एक्सचेंज रेट है प्यारे दोस्तों, उनको गोल्ड से लिंक किया जाता था। और आपके जो गोल्ड जो है, गोल्ड कितने रेट पे खरीदा जा सकता है उसके बेसिस पे आपके एक्सचेंज रेट डिसाइड होते थे। उसके बेसिस पे आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट बन जाती थी। तो अपर स्पीसी पॉइंट, लोअर स्पीसी पॉइंट ऐसे बना दिए जाते थे। तो अभी बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अभी हम इसका आंसर जो है वो मार्क कर सकते हैं। इसका आंसर जो बनेगा दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में आपको इसका आंसर, नहीं ऑप्शन नंबर 1 में तो नहीं, आपको ऑप्शन नंबर, हाँ नहीं, ऑप्शन नंबर 1 में ही आपको इसका आंसर बनता हुआ दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 1 में ए आपका सेकंड से है, बी आपका 1 से है, सी आपका 4 से है और डी आपका 3 से मैच हो रहा है। तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, which three types of employees are included in the definition of IHRM, यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात हो रही है बाय पी मॉर्गन। तो इंटरनेशनल एचआरएम की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर कौन से 3 टाइप ऑफ एम्प्लॉइज की बात की जाती है? होस्ट कंट्री नेशनल, पेरेंट कंट्री नेशनल, थर्ड कंट्री नेशनल या फिर डोमेस्टिक कंट्री नेशनल। तो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास यूएस की कंपनी है। लेट्स सपोज गूगल हमारे पास जो यूएस की कंपनी है और ये यूएस की कंपनी आ गई है इंडिया में, और इंडिया में इसने अपना जो ऑफिस है वो प्यारे दोस्तों सेटअप कर दिया है। अब देखो जी, हमारे पास यहाँ पे जो इंडिया है दैट इज गोइंग टू बी दी होस्ट कंट्री, जो पेरेंट कंट्री है वो गूगल है। तो अगर गूगल की कोशिश रहती है कि वो अपने यूएस के बंदों को ही इंडिया की कंपनी में डाले, तो यहाँ पे वो पेरेंट कंट्री नेशनल्स को ही इंडिया में डाल रही है। तो हमारे पास इंटरनेशनल एचआरएम में एक पेरेंट कंट्री नेशनल हो सकता है। अगर गूगल को लग रहा है कि इंडिया के लोगों को डालना चाहिए, तो इंडिया होस्ट है तो होस्ट कंट्री नेशनल को वो इंडिया की कंपनी में डालेगी। तो ऐसे लोग होस्ट कंट्री नेशनल हो जाएंगे, इंडिया के जो नेशनल है। और अगर गूगल जो है यूएसए और इंडिया से नहीं, लेट्स सपोज जर्मनी से कोई बंदा लाता है और इस कंपनी में डाल देता है, इंडिया के ऑफिस में डाल देता है, तो ये हो जाएगा किसी और कंट्री का, यानी कि थर्ड कंट्री नेशनल ये हमारा बन जाएगा। और डोमेस्टिक कंट्री नेशनल यहाँ पे हमारे पास कोई नहीं होने वाले। दिस इज द टर्म जो कि यूज नहीं करते हैं इंटरनेशनल एचआरएम में। ए बी और सी जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है, और इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है प्यारे दोस्तों दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। चलिए तो अगला सवाल हमारे पास है, टैलेंट मैनेजमेंट रिलेट्स टू। तो टैलेंट मैनेजमेंट किससे रिलेटेड है ये हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। और हमारे पास कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, और प्यारे दोस्तों इन ऑप्शंस को आपको फटाफट से रीड करना है और बताना है कि किससे जुड़ा हुआ है टैलेंट मैनेजमेंट। तो टैलेंट मैनेजमेंट हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को ये इंश्योर करना रहता है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी टैलेंटेड लोग हैं उनको सही तरीके से मैनेज किया जाए, और उनको जो भी चीजें चाहिए वो चीजें उनको मिल जाए, प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह उनको मिल जाए, उनको प्रॉपर डेवलपमेंट फैसिलिटीज मिल जाए, और वो टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन के काम भी आता रहे। तो ये सारी चीजें कौन से डेफिनेशन में आ जाएंगी वो आपको फटाफट से बताना है। देखो अगर आप इन सभी पॉइंट्स को रीड करेंगे तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर जो 1 है ना दैट इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, और ये सभी चीजों को कवर कर रहा है। holistic, integrated and result oriented process of planning, recruiting, selecting, developing, managing and compensating employees। तो आपको अपनी प्लान बनाने की कौन से टैलेंट के लोग आपको चाहिए, उसी टैलेंट के लोग आपको रिक्रूट करने हैं, सिलेक्ट करने हैं, उनकी डेवलपमेंट करनी है और उनको प्रॉपर कंपनसेशन भी देना है। तो ये सारा जो प्रोसेस है दैट बिकम्स पार्ट ऑफ द टैलेंट मैनेजमेंट। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। Coming to the next question, in which of the following systems employees are paid on the basis of skills and knowledge one is capable of using rather than for the title of the job currently held? तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे कह रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर एक एम्प्लॉय है तो उसकी हम यहाँ पे सैलरी किस बेसिस पे देने वाले हैं, हम उसको सैलरी उसके जॉब टाइटल जो है
उसके बेसिस पे यहाँ पे नहीं देने वाले हैं, जॉब टाइटल के बेसिस पे सैलरी नहीं देने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि उसके अंदर क्या स्किल्स हैं, क्या उसके पास नॉलेज है, उसके बेसिस पे हम उसे यहाँ पे सैलरी देने वाले हैं। तो लेट सपोज अगर कोई पीएचडी पर्सन है और वो छोटा क्लर्क का काम कर रहा है, तो हम उसे क्लर्क वाली सैलरी नहीं देंगे, हम उसके स्किल्स और नॉलेज वाली सैलरी उसको यहाँ पे देने वाले हैं। तो इसको क्या नाम दिया जाएगा? ऑप्शंस हमारे पास दे रखे हैं प्यारे दोस्तों, और आपको सही आंसर यहाँ पे चूज करना है। एंड आई होप आपने ऑप्शंस पढ़ के अंदाजा लगा लिया होगा कि यहाँ पे हम जो पर्सन को सैलरी दे रहे हैं, रेम्युनरेशन दे रहे हैं, वो हम यहाँ पे दे रहे हैं, वो हम यहाँ पे दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिज कॉम्पिटेंसी एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ जॉब टाइटल। तो दिस इज गोइंग टू बिकम competency based pay. तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बिकम ऑप्शन नंबर 2। चलिए, तो यहां पे हमारे पास सवाल है, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल्स अ मैनेजर इज लाइकली टू रिमार्क दैट नथिंग सिग्निफिकेंट कैन एवर बी डन। तो कुछ लोग होते हैं ना जिनका एटीट्यूड ये रहता है कि कभी कुछ नहीं हो सकता, हमारे देश का कुछ हो ही नहीं सकता है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। ऐसा कोई एटीट्यूड कई लोग लेकर चलते हैं, और ऐसे कई मैनेजर्स भी आपको देखने को मिलते हैं जो कहते हैं कि कभी कुछ सिग्निफिकेंट नहीं किया जा सकता। और यहाँ पे आपको बताने कि आप उनको कौन से स्टाइल में, कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, सल्किंग, विड्रॉन, सिनिकल या फिर ओवर इंटेलिजेंट। देखो, ये ऑप्शंस पढ़ते ही ना आई थिंक आपको अंदर से एक फीलिंग आ गया होगा कि क्या आंसर होने वाला है, क्योंकि शायद आपने वो टर्म को यूज होता हुआ देखा होगा ऐसे लोगों के साथ। अगर आपने ऐसा वर्ड यूज किया हुआ सुना है इन चारों में से, जो कि हम यूज करते हैं ऐसे लोगों के लिए जिनका मानना है कि कुछ नहीं हो सकता दुनिया का, कभी कोई सिग्निफिकेंट अचीवमेंट नहीं हो सकती है, तो वो टर्म जो हम यूज करते हैं दैट इज सिनिकल। हम ऐसे लोगों को सिनिकल बोलते हैं, और ऐसे मैनेजर्स को भी हम यहाँ पे सिनिकल ही बुलाने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर बनेगा। देखो, सल्किंग होते हैं जो गुस्से वाले, एंगर है जिनको बहुत, ऐसे लोग जो बिल्कुल खड़ूस सी शक्ल में रहते हैं, ऐसे लोग सल्किंग हो जाते हैं। विड्रॉन और इंटेलिजेंट भी यहाँ पे प्रॉपर मैच नहीं बन रहा है। सिनिकल इज द परफेक्ट मैच। सिनिकल वो लोग होते हैं जो कि यहाँ पे बिलीव करते हैं कि लोग केवल अपने आप में इंटरेस्टेड होते हैं, तो कुछ बड़ा कभी वो अचीव नहीं कर सकते, ऐसा कुछ यहाँ पे मानते हैं सिनिकल लोग। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। Coming to the next question, arrange the following steps of organizational change in the correct sequence from the first to the last. तो ऑर्गेनाइजेशन चेंज के अंदर जो आपको स्टेप्स देखने को मिलते हैं, आपको उन्हें अरेंज करना है, आपको बताना है पहला स्टेप कौन सा होगा और फिर फाइनल स्टेप आपका यहाँ पे कौन सा होगा। तो चेंज लेकर आना है, बदलाव लेकर आना है, तो क्या स्टेप्स आप यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं? तो देखो, आपका जो इम्प्लीमेंटेशन वाला जो पार्ट है वो तो आई थिंक सबसे लास्ट में ही आना चाहिए, और बाकी वाले पार्ट उससे पहले आने चाहिए। एक्शन प्रपोजल है, प्रपोजल आपका इंप्लीमेंटेशन से तो पहले आएगा। इनिशिएशन है, डेलिब्रेशन है और डायग्नोसिस है। ठीक है, तो कौन से पहले आएंगे, कौन से बाद में आएंगे, ये आपको प्यारे दोस्तों यहाँ पे पहचानना है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इनमें से कौन सा होगा? इनिशिएशन होगा। सबसे पहले चेंज की कुछ शुरुआत होगी, हम रिकॉग्नाइज करेंगे कि हाँ कोई चेंज की रिक्वायरमेंट है, और फिर उसके बेसिस पे हम डायग्नोस करेंगे कि क्या कमियां हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उन कमियों पर डेलिब्रेशन होगा, डिस्कशन होगा, हमारा प्रपोजल तैयार किया जाएगा चेंज को लेकर, और उस प्रपोजल को फाइनली इंप्लीमेंट भी कर दिया जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस है हमें देखने को मिल रही है जी ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। आपका जो इंप्लीमेंटेशन है वैसे भी वो लास्ट में आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 के अंदर। बाकी सब में आपका इंप्लीमेंटेशन लास्ट में नहीं आ रहा, बाकी चीजें लास्ट में आ रही हैं। इंप्लीमेंटेशन इज गोइंग टू बी द लास्ट पार्ट, और इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 आंसर बनेगा। तो प्यारे दोस्तों, हमारे पास नॉर्मली ये स्टेजेस हमें देखने को मिलती हैं ऑर्गेनाइजेशन चेंज के अंदर। सबसे पहले आपका इनिशिएशन वाला स्टेज है जिसमें यू आर डिससेटिस्फाइड विद द प्रेजेंट स्टेट और आपको कुछ चेंज लेकर आना है। तो आप डायग्नोसिस करते हैं, आप इंफॉर्मेशन डाटा इकट्ठा करते हैं, और उसके बेसिस पे आप डिस्कशन प्लानिंग करते हैं, डेलिबरेशन करते हैं, और उसके हिसाब से आपका प्रपोजल तैयार किया जाता है कि क्या चेंज लेकर आना चाहिए। उस प्रपोजल को इंप्लीमेंट कर लेते हैं, एंड अल्टीमेटली वो जो चेंज है वो स्टेबल यहाँ पे हो जाता है, और लोग उसे एक्सेप्ट यहाँ पे कर लेते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 ही यहाँ पे बनेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंप्रूवमेंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट मे बी इफेक्टेड थ्रू। तो देखो, बीओपी डेफिसिट में है आपका, और आप उसे इंप्रूव करना चाहते हैं, तो कैसे इंप्रूव करेंगे? डेफिसिट में जाने का मतलब है कि आप बाहर के लोगों से ज्यादा सामान खरीद रहे हैं, और आप बाहर ज्यादा एक्सपोर्ट वगैरह नहीं कर रहे हैं, बाहर पैसे आपके ज्यादा जा रहे हैं और बाहर से पैसे कम आ रहे हैं। तो इस डेफिसिट को आपको ब्रिज करना है। तो आप कैसे ब्रिज करेंगे, कैसे कम करेंगे? इंपोर्ट कंट्रोल, एक्सपोर्ट प्रमोशन, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, या फिर डीवैल्यूएशन। अब यहां पे अगर मैं बात करूं कि मेरे पास अगर इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं,
इंपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं, बाहर से सामान ज्यादा मंगा रहा हूं, तो कंट्रोल कर लूंगा, इस पे कोई कंट्रोल लगा दूंगा तो ये कम हो जाएंगे और डेफिसिट कुछ हद तक कंट्रोल में आ सकता है, इंप्रूव हो सकता है। इंपोर्ट कम करने की बजाय मेरे एक्सपोर्ट्स जो हैं उनको भी बढ़ा सकता हूं कि मेरे एक्सपोर्ट्स अभी कम चल रहे हैं, एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकता हूं। एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे तो उससे मेरे को बाहर से फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा मिल जाएगा और डेफिसिट मेरा कम हो सकता है, इंप्रूव हो सकता है। फॉरेन एक्सचेंज पे कंट्रोल लगा सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि फॉरेन एक्सचेंज जो है वो आपको इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, तो लोग इंपोर्ट ज्यादा नहीं कर पाएंगे, इंपोर्ट्स मेरे कम हो जाएंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव हो जाएगा। डीवैल्यूएशन कर सकता हूं। डीवैल्यूएशन का क्या मतलब है? डीवैल्यूएशन का मतलब है जैसे $1 पहले बराबर था 60 रुपए के, मैं इसे चेंज कर देता हूं। मैं $1 जो 60 रुपए के बराबर था, 60 रुपए के बराबर था, मैं उसे 70 रुपीज के बराबर कर देता हूं। तो अगर मैं उसे 70 रुपीज के बराबर कर रहा हूं, तो प्यारे दोस्तों आप देखिए, अगर आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे सामान, आप कुछ $100 का लेट सपोज जो सामान है वो इंपोर्ट कर रहे थे, तो $100 के सामान के लिए पहले आपको कितने देने पड़ रहे थे? 6,000 देने पड़ रहे थे, अब आपको देने पड़ेंगे 7,000। इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे, इंपोर्ट महंगे हो जाने की वजह से आप इंपोर्ट को यहां पे कम कर देंगे, और ऐसे ही जो आप एक्सपोर्ट कर रहे थे, एक्सपोर्ट यहाँ पे आप जो है उस पे ज्यादा अर्न कर पाएंगे, एक्सपोर्ट आपके ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, तो इंपोर्ट इससे कम हो जाएंगे और एक्सपोर्ट यहाँ पे बढ़ जाएंगे, और डीवैल्यूएशन से भी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट जो है आप उसे इंप्रूव कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये सभी स्टेप्स कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में मदद करेंगे, और इसीलिए करेक्ट आंसर हैज टू बी ऑप्शन नंबर सी, ए, बी, सी एंड डी। Coming to the next question, what is the result of the first empirical test of the Heckscher-Ohlin model by Vasily-Leontief find? तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो HO मॉडल है, हेक्सचर-ओलिन का जो मॉडल है, उसको थोड़ा बहुत स्टडी किया था हमारे लियोंटिफ जी ने, और एक लियोंटिफ पैराडॉक्स जो है वो भी हम पढ़ते हैं जब हम HO मॉडल की बात करते हैं। तो हेक्सचर-ओलिन मॉडल कह रहा था कि अगर कोई कैपिटल इंटेंसिव है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन सा फैक्टर किसी कंट्री में ज्यादा है, डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर एंडोमेंट ऑफ द कंट्री, वो यहाँ पे उस चीज को, उस फैक्टर को यूज करेगी और वही चीज ज्यादा एक्सपोर्ट करेगी। तो जैसे अगर कोई कंट्री ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है तो वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को ज्यादा एक्सपोर्ट करेगी, कोई लेबर इंटेंसिव है तो लेबर इंटेंसिव गुड्स को ज्यादा एक्सपोर्ट करेगी। अब देखो लियोंटिफ ने क्या देखा, लियोंटिफ ने देखा कि जो यूएसए है ना, वो एक कैपिटल इंटेंसिव कंट्री है, तो उसको कैपिटल इंटेंसिव जो है एक्सपोर्ट्स ज्यादा करने चाहिए थे। अब पर उसने देखा कि यूएसए में उल्टा हो रहा है, कैपिटल इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स जो थे उसके कम थे, कैपिटल इंटेंसिव इंपोर्ट्स ज्यादा थे। तो इसने कहा ये तो हेक्सचर-ओलिन मॉडल का उल्टा हो रहा है, यहाँ पे हेक्सचर-ओलिन मॉडल तो यहाँ पे ट्रू हो ही नहीं रहा है। तो ऐसा लियोंटिफ ने फाइंड आउट किया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए का बनेगा। उन्होंने फाइंड आउट किया कि जो यूएस के एक्सपोर्ट्स थे, दे वर लेस कैपिटल इंटेंसिव देन यूएस इंपोर्ट्स। तो ऐसा उन्होंने यहाँ पे फाइंडिंग देखने को मिली, और इसे पैराडॉक्स इसीलिए यहाँ पे बोला जाता है। Coming to the next one, which one of the following is not the objective of IMF? International Monetary Fund का कौन सा objective नहीं है? To promote international monetary cooperation, to ensure balanced international trade, to ensure exchange rate stability, to provide loans to the private sector. तो I think ये बहुत ही easy लग रहा होगा आपको क्वेश्चन आंसर करने में। The correct answer is going to become option number D, कि हमारे IMF जो है वो प्राइवेट सेक्टर को लोन्स नहीं देता है, और इसीलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बन जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, MM approach is similar to dash approach, net income approach, net operating income approach, both A and B, या फिर none of the above। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी जो MM अप्रोच है, मोदी गिलानी मिलर अप्रोच है, ये आपकी बिल्कुल सिमिलर है जैसे आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है। मोदी गिलानी मिलर अप्रोच बेसिकली हमें एक बिहेवियरल जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का आर्बिट्राज का कंसेप्ट हमें देता है MM अप्रोच। वैसे दोनों बातें बिल्कुल सेम करती है, MM अप्रोच भी सेम बात करती है और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच भी बिल्कुल सेम यहाँ पे बात करती है कि आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो जैसा मर्जी हो, दैट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन को वो यहाँ पे इफेक्ट नहीं करेगा। आप अगर डेट को बहुत ज्यादा बढ़ा लेंगे तो फिर आपका यहाँ पे जो डेट से बेनिफिट हो रहा है वो ऑफसेट हो जाएगा आपकी इक्विटी की कॉस्ट बढ़ जाने से, तो आपका ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों ऐसा ही अप्रोचेस आपको बोलती हैं, और इसीलिए करेक्ट आंसर हैज टू बी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग इन द करेक्ट ऑर्डर। आपको यहाँ पे इन्हें अरेंज करना है। तो आपको यहाँ पे कुछ स्टेप्स दे रखे हैं, इन स्टेप्स को फटाफट से रीड कीजिए और देखिए कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। और देखो साथ में ना ऑप्शन पे भी नजर लगा लिया करो। ऑप्शन में आपको फिफ्थ और सिक्स जो है वो लास्ट में दे रखे हैं सभी ऑप्शंस में। तो फिफ्थ और सिक्स जो है वो आपका लास्ट में ही आना है। तो आपको 1, 2, 3 और 4 को चूज करना है कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। इंप्लीमेंटेशन और परफॉर्मेंस रिव्यू ये आपका बाद में आ रहा है। तो पहले चारों में से कौन सा पहले आएगा ये आपको चूज करना है। Identification of the investment proposal, fixing priorities, evaluation of the various proposals, selection and preparation of the capital budgets। देखो आप सिलेक्शन करोगे तो उसके बाद ही आपका इंप्लीमेंटेशन यहां पे होना चाहिए। तो फिफ्थ से पहले तो जहां तक मुझे लग रहा है फोर्थ ही आना चाहिए। मैं थोड़ा सा उल्टा चल रहा हूं यहां पर। तो फिफ्थ से पहले आपका फोर्थ ही यहां पर आना चाहिए। शुरू में कौन सा आना चाहिए? शुरू में आप इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को आइडेंटिफाई करने वाले हो। आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि आपके पास कौन कौन से प्रपोजल अवेलेबल है। हो सकता है आपके पास एक हो, दो हो, तीन हो, कितने भी प्रपोजल आपके पास यहाँ पे हो सकते हैं। प्रपोजल को आइडेंटिफाई करेंगे, इवेल्युएट करेंगे और फिर उन्हें सेलेक्ट करेंगे। बीच में आपका एक पॉइंट यहाँ पे फिक्सिंग प्रायोरिटीज का भी दे रखा है। तो प्यारे दोस्तों, आपने प्रपोजल्स को आइडेंटिफाई कर लिया। लेट्स सपोज आपके पास दो प्रपोजल आए। प्रपोजल नंबर ए आया, इसमें आपको वैल्यू ज्यादा मिल रही है बट टाइम भी आपका ज्यादा लग रहा है। और प्रपोजल नंबर बी आया, इसमें फटाफट से आपकी वैल्यू रियलाइज हो जाएगी बट वैल्यू थोड़ी सी कम आपको यहाँ पे मिल रही है। तो आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपको जल्दी चाहिए या फिर ज्यादा वैल्यू चाहिए? तो आपकी प्रायोरिटी के बेसिस पे आप अपने जो फाइनल इन्वेस्टमेंट है उसको यहाँ पे डिसाइड करने वाले हैं। तो आपने प्यारे दोस्तों इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को आइडेंटिफाई किया। इवेल्युएशन के लिए आपको प्रायोरिटीज की जरूरत पड़ेगी। तो 1 पहले आना चाहिए और उसके बाद 3 और 2 में से आना चाहिए। देखें ऐसा कोई ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है। हाँ, तो 1 पहले आ रहा है और उसके बाद मेरे पास ऑप्शन नंबर ए और सी मेरे को दिख रहे हैं, जिसमें 2 और 3 जो है उनकी सीक्वेंस चल रही है और उसके बाद फोर्थ मेरे पास आ रहा है और फोर्थ ही उसके बाद आना चाहिए। तो अब मुझे ये डिसाइड करना है 2 और 3 में से कौन सा मैं पहले यहाँ पे डालूंगा। तो ऑफिशियल आंसर जो इसका मेरे को मिला है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल एक बार यूजीसी नेट के पेपर में आया, कॉमर्स में आया, बहुत पहले ये सवाल आया जो मैंने पिक किया और इसीलिए पिक किया ताकि इसका सीक्वेंस मैं आपको दिखा दूं कि इसी सीक्वेंस में अगर एग्जामिनेशन में दोबारा सवाल आता है आपको इसी में हैंडल करना पड़ेगा। तो पहले आपको लेना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, फिर आपको लेना है इवेल्युएशन ऑफ द प्रपोजल और फिर आपको लेना है जी फिक्सिंग प्रायोरिटीज। और प्रायोरिटीज के बेसिस पे आप अपना जो फाइनली प्रोजेक्ट है उसे सेलेक्ट कर लेंगे और अपना कैपिटल बजट यहाँ पे प्रिपेयर कर लेंगे और फिर इंप्लीमेंटेशन और परफॉर्मेंस रिव्यू आ जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको मालूम होगा ये कैसे अरेंज करना है तो आई थिंक आपके लिए बहुत ईजियर हो जाएगा अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्किंग कैपिटल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग। आपका जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है उसमें ये आपके इन्वॉल्व रहते हैं। आपको इनको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज कीजिए इनको। क्या सीक्वेंस यहाँ पे हमारा रहना चाहिए? देखो सबसे पहले आपका क्या आएगा? सबसे पहले आपका रॉ मटेरियल आएगा। रॉ मटेरियल को आप कन्वर्ट करेंगे वर्क इन प्रोसेस में। वर्क इन प्रोसेस से आपके बनेंगे जी फिनिश्ड गुड। फिनिश्ड गुड को आप बेचेंगे, उससे आपके डेटर्स खड़े हो जाएंगे और फिर फाइनली आपको इन डेटर से कैश मिल जाएगा। तो सीक्वेंस हमारी जो बनने वाली है, आई होप आपने सभी ने बना ली होगी, बहुत ही आसान सवाल है। सीक्वेंस हमारी जो बन रही है वो बन रही है एज पर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग हमारी सीक्वेंस यहाँ पे बन रही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी का यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, इफ एनपीवी इज पॉजिटिव देन आईआरआर विल बी। तो एनपीवी और आईआरआर के बीच में कुछ रिलेशनशिप की बात करी हुई है। तो अगर एनपीवी हमारा 0 से ज्यादा है तो आपका आईआरआर क्या होगा? देखो अगर आपका एनपीवी 0 से ज्यादा है तो आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है, आपका जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए? आपका यहाँ पे आंसर बनना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसी को लिख रहा है, इसको ऐसे लिख रहा है के इज लेस देन आर। तो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो यहाँ पे आर से यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न से कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर बन जाएगा। आप ऐसे लिखिए या फिर इसको ऐसे लिखिए, दोनों बिल्कुल सेम ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। एंड आई होप आपने इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर लिया है। चलिए अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू वॉल्टर फर्म शुड पे 100% डिविडेंड इफ।
तो यहाँ पे एक फर्म को 100% डिविडेंड कब पे करना चाहिए अकॉर्डिंग टू वॉल्टर, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो वॉल्टर का डिविडेंड मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, और वॉल्टर का डिविडेंड मॉडल बेसिकली आर और के रिलेशन की ही बात करता है। तो अगर आपका यहाँ पे आर यानी कि जो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है वो के से ज्यादा है, तो इस केस में आपको फर्म के अंदर ही अपनी अर्निंग्स को री इन्वेस्ट कर देना चाहिए, आपको कोई डिविडेंड नहीं देना चाहिए। बट अगर केस उल्टा है, अगर आपका इंटरनल रिटर्न कम है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा है, आपके इन्वेस्टर्स की डिमांड ज्यादा है, तो फिर आप उस पैसे को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट ना करो, 100% आप डिविडेंड की फॉर्म में ही बांट दो अपने इन्वेस्टर्स को। तो 100% डिविडेंड तब होगा जब आपका आर के से कम है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर बनेगा। एंड आई होप आपने इसे करेक्टली गेस कर लिया है, करेक्टली मार्क कर लिया है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 1 और पार्ट 2 हमें यहाँ पे दे रखे हैं और कुछ रेशियोज यहाँ पे दे रखी है। और सबसे पहली रेशियो हमें दे रखी है टोटल डेट रेशियो। तो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना डेट है उसे ये सिग्निफाई करने वाला है। तो प्यारे दोस्तों, हमारे पास जो इधर पॉइंट नंबर 1 है उसमें ही देखने को मिल रहा है टोटल डेट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये चीज यहाँ पे हमारे पास बन सकती है। इसके बाद है डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो की अगर मैं बात करूं तो इसमें डेट आएगा और इक्विटी आएगा, और ये हमें अगर मैं देखूं तो ऑप्शन नंबर 2 में ही देखने को मिल रहा है, टोटल डेट डिवाइडेड बाय नेटवर्थ। तो नेटवर्थ हमारे पास बेसिकली जो इक्विटी वालों की वर्थ है वही होती है। कैपिटल एम्प्लॉयड में आपके पास डेट और इक्विटी दोनों आ जाते हैं, बट नेटवर्थ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे केवल इक्विटी इक्विटी वाली बचती है। तो आप इसे सेकंड से मैच कर सकते हैं। इसके बाद है आपकी इक्विटी रेशो। इक्विटी रेशो क्या बनेगी कि आपके जो पूरा कैपिटल है उसमें इक्विटी कितना है। तो कैपिटल और इक्विटी का रिलेशनशिप मुझे पॉइंट नंबर 3 में ही देखने को मिल रहा है, उसको बिल्कुल उसके सामने सामने ही बन रहे हैं सारे। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला बहुत ही आसान है, आपका ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, कि कितने टाइम्स आपका ईबीआईटी आपके इंटरेस्ट को कवर कर रहा है। तो ये आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशो बन जाती है। तो आप इसे 4 से मैच कर सकते हैं। तो बिल्कुल सीधी सीधी मैचिंग बन गई जी यहाँ पे हमारी। तो करेक्ट आंसर वुड बिकम ऑप्शन नंबर ए, एंड आई होप आपने भी यही आंसर मार्क किया। Coming to the next question, in the line and staff form, the function of staff is to। तो अगर हम लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो स्टाफ का फंक्शन क्या है? ओबे द लाइन, सर्व द लाइन, इन्फॉर्म द लाइन, या फिर एडवाइज द लाइन। तो कौन सा टेक्निकल वर्ड, कौन सा टेक्निकल टर्म हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, वो प्यारे दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है। तो अगर आपने लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा है, तो आपकी जो लाइन वाली फंक्शन होती है, जो लाइन वाली फॉर्म होती है, वो जुड़ी होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के कोर काम से। तो इट कैन बी प्रोडक्शन, इट कैन बी सेल्स, और कभी मार्केटिंग भी हो सकता है। और जो स्टाफ वाले होते हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं, वो इसको एडवाइजरी सर्विस देते हैं। तो आपके जो भी जैसे लीगल एडवाइजरी सर्विस है, तो जो भी एडवाइजरी वाले काम है वो स्टाफ के अंदर आ जाते हैं। तो स्टाफ का काम होता है कि लाइन को एडवाइज करे। तो ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, एंड आई होप आपने सभी ने यही जो है उसे मार्क किया है अपने पास। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पे सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स एंड इंप्लीमेंटेशन, कंसीडरिंग द लिमिटिंग फैक्टर्स, कंसीडरिंग द ऑल्टरनेटिव्स। तो फटाफट से सोचिए कि क्या आपके स्टेप्स होने चाहिए और क्या उनका करेक्ट ऑर्डर यहाँ पे होना चाहिए। देखो, सबसे पहले अगर आपको डिसीजन लेना है तो आपको प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपका आना चाहिए जी डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के जो भी ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं उनको आपको यहाँ पे ढूंढना होगा। तो इसके बाद आपको ऑल्टरनेटिव्स जो है उनको कंसीडर करना होगा, और उसके साथ साथ जो ऑल्टरनेटिव आपने आइडेंटिफाई किए, जैसे आपने ए बी सी ये 3 ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफाई कर लिए, अब ये तीनों ऑल्टरनेटिव को आप अडॉप्ट नहीं कर सकते। देयर आर सम लिमिटिंग फैक्टर, कुछ लिमिटेशन है जो कि आपको ये सारों को अडॉप्ट नहीं करने देते। जैसे इन तीनों में से आपको अगर चूज करना है तो टाइम भी लगेगा, पैसा भी लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप 10th के बाद सोच रहे थे कि मैं कॉमर्स चूज करूं, मैं नॉन मेडिकल चूज करूं, कि मैं आर्ट्स चूज करूं या कुछ और कर लूं। तो आपके लिमिटिंग फैक्टर है कि आपका टाइम लिमिटेड है, आपके पास सोर्सेज लिमिटेड है, आप सारे नहीं कर सकते, आप एक ही कर सकते हैं। तो जो ऑल्टरनेटिव्स आपने ढूंढे हैं यहाँ पर, उसमें से आपको लिमिटिंग फैक्टर्स को कंसीडर करके आपके लिए जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसको सेलेक्ट करना है और उसे इंप्लीमेंट कर देना है।
तो इसके बाद हमारे पास आ गया जी लिमिटिंग फैक्टर्स वाला पॉइंट, और उसके बाद आ गया सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव एंड इंप्लीमेंटेशन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहां पे बन जाएगा, एंड आई होप आपने भी इसे ही मार्क किया है। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसके हमारे पास कुछ रहते हैं नॉर्मल मैनेजरियल फंक्शन, तो ये वो फंक्शन है जो कि हर मैनेजर परफॉर्म करता है, और कुछ हमारे पास रहते हैं जो कि हमारे पास स्पेसिफिक डोमेन होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की, दे आर रेफर टू एज द ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि उसके कोर फंक्शंस के अंदर आ जाते हैं। तो ऑप्शंस है कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रोक्योरमेंट, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो ऑर्गेनाइजिंग और कंट्रोलिंग जो है ये तो हर एक मैनेजर को करना है, ये आपके जनरल मैनेजरियल फंक्शन है। बट जो प्रोक्योरमेंट है, प्रोक्योरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ये स्पेसिफिक डोमेन हो जाएगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का। तो आप प्रोक्योरमेंट को यहां पे बोल सकते हैं ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो करेक्ट आंसर वुड बिकम ऑप्शन नंबर सी। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको लिस्ट वन और लिस्ट टू दे रखी है, आपको करनी है उनकी करेक्ट मैचिंग। और लिस्ट वन में आपको कुछ नाम दिए हुए हैं और लिस्ट टू में कुछ कंसेप्ट्स दिए हुए हैं जो कि उन नामों से जुड़े हुए हैं। तो फटाफट से पढ़िए और अपना आंसर बताइए क्या होना चाहिए। जैसे लिस्ट वन में सबसे पहले दिया हुआ है पीटर ड्रकर, और पीटर ड्रकर इनमें से किससे जुड़ा हुआ है? सर पीटर ड्रकर जुड़ा हुआ है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव से, तो आपका जो ए है वो आपका 3 से मैच हो जाना चाहिए। हेनरी फ्योल, इसने 14 प्रिंसिपल्स दिए मैनेजमेंट के, और एक प्रिंसिपल इनमें से जो हमारे पास रहता है वो रहता है यूनिटी ऑफ कमांड का। इसके बाद है मैकार्थी, देखो जेरोम मैकार्थी जो है वो जुड़े हुए हैं 4 पीस ऑफ मार्केटिंग से। इसके बाद बचता है मैक्लेलैंड, तो मैक्लेलैंड की जो मोटिवेशन थ्योरी है तो उसके अंदर हम बात कर लेते हैं अचीवमेंट की। तो अलग अलग नीड्स की उन्होंने बात करी है जिसमें से एक नीड फॉर अचीवमेंट भी आ जाता है, और इसे आप सेकंड से मैच कर लेंगे। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा? करेक्ट आंसर वुड बिकम ऑप्शन नंबर डी, एंड आई होप आपने इसे करेक्टली मैच कर लिया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। Business ethics is a dynamic philosophy. Business ethics is based on moral value. Business ethics influenced by socio-cultural values. Business ethics is not inspired by social welfare. तो देखो, हमारा जो बिजनेस हम कर रहे हैं उसमें कुछ एथिक्स का होना बहुत जरूरी है। आपको ऐसे कोई काम नहीं करना जो कि एथिकली रॉन्ग हो, एथिकली गलत हो। तो भी आपको इनमें से चूज करना है, आपको इनमें से चूज करना है कि कौन सा बिजनेस एथिक्स के बारे में सही नहीं है। इट इज नॉट इन्वॉल्व इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एथिक्स। देखो, बिजनेस एथिक्स को आप कुछ हद तक डायनामिक फिलॉसफी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एथिक्स वाला कंसेप्ट है इट इज बेस्ड ऑन दी सोशियो कल्चरल वैल्यूज, और ये वैल्यूज आपकी विद टाइम थोड़ा बहुत चेंज हो जाती हैं। तो आपका वन सही है, सी वाला पॉइंट भी सही है। मॉरल वैल्यूज भी आपके एथिक्स को इफेक्ट करती हैं, और सोशल वेलफेयर जो है ना वो आपके एथिक्स से जुड़ा हुआ है। हम जब एथिक्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं हमें सोसाइटी का भला करना है, सोशल वेलफेयर करना है। तो बिजनेस एथिक्स इज इंस्पायर्ड बाय द सोशल वेलफेयर, तो ये नॉट वर्ड यहाँ पे गलत डाल दिया इन्होंने, ये नॉट वर्ड नहीं आना चाहिए था, और इसीलिए हमारा जो डी वाला पॉइंट है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। एंड आई होप आपने भी यही आंसर चूज किया है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। आपको कुछ टर्म्स दे रखी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा, डाटा वेयर हाउसिंग और डाटा माइनिंग, और लिस्ट टू में दे रखी है आपको उनकी कुछ एक्सप्लेनेशन। तो आपको इन टर्म्स को उनकी एक्सप्लेनेशन से यहाँ पे प्यारे दोस्तों मैच करना है। तो देखते हैं कौन इनको सही से मैच कर लेता है यहाँ पर। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे पहले दे रखा है, तो ये आप किससे मैच करेंगे आप देखिए फटाफट से। तो लिस्ट टू में आपको सबसे पहला पॉइंट दे रखा है, मेक्स पॉसिबल फॉर मशीन्स टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि मशीन्स भी इंसानों जैसी इंटेलिजेंट हो रही हैं, जैसे इंसान एक्सपीरियंस से सीखते हैं वैसे मशीन भी सीखती जा रही है। तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहाँ पे जो आपका पॉइंट नंबर 1 है उससे मैच कर सकते हैं। सेकंड दे रखा है वैरायटी, वॉल्यूम एंड मोर वेलोसिटी। तो आज की डेट में हमारा जो डाटा इतना सारा होता जा रहा है, इतनी सारी वैरायटी है, इतना सारा वॉल्यूम है डाटा का, और इतनी तेजी से जनरेट हो रहा है, तो आप बिग डाटा जो है उसे ज्वाइन कर सकते हैं आपके सेकंड नंबर पॉइंट से। डाटा वेयर हाउसिंग, तो जैसे आप वेयर हाउस में सामान रखते हैं, अब हम वेयर हाउस में डाटा रखते हैं, तो इतना सारा डाटा हमारे पास हो चुका है, तो हमें डाटा को जो है अपने पास स्टोर करके रखना है। तो हमारे पास जो अलग अलग डाटा आ रहा है अलग अलग सोर्सेस से, तो हमें उसको एक जगह सेंट्रली स्टोर करके रखना है। तो आपका जो डाटा वेयर हाउस है वो मैच करेगा जी पॉइंट नंबर 4 से। और जो डाटा हमारे पास अब इकट्ठा हो चुका है उस डाटा को हमें इस्तेमाल करना है, और उसमें से कुछ यूजफुल ट्रेंड्स वगैरह, कुछ पैटर्न्स वगैरह आइडेंटिफाई करना है। दिस इज डाटा माइनिंग, और इसीलिए ये आपका 3 से मैच हो जाएगा। और अगर आपकी जो करेक्ट सीक्वेंस आप देखेंगे
तो यहाँ पे बनने वाली है, यहाँ पे कौन सी सीक्वेंस आपकी करेक्ट बनेगी? ऑप्शन नंबर सी जो है, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट सीक्वेंस फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, in dash type of collective bargaining, along with the demand for increased wages, the workers also express their concern over the working conditions, recruitment and training policies, environmental issues, mergers and amalgamations with other firms, pricing policies, etc., with the intention to safeguard their interest and protect the dilution of their powers. तो कलेक्टिव बार्गेनिंग की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारे पास अलग अलग फॉर्म्स हो सकती हैं। एक हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग रहती है जिसमें एक पर्सन का भला दूसरे का नुकसान। इंटीग्रेटिव रहती है जिसमें हम विन विन अप्रोच की बात करते हैं। प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग रहती है जिसमें प्रोडक्टिविटी को लेकर बार्गेनिंग रहती है। और कॉम्पोजिट बार्गेनिंग रहती है जिसमें काफी सारे जो डिमांड्स हैं, काफी सारे इश्यूज को लेकर बार्गेनिंग किया जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो काफी सारे इश्यूज आपके कवर अप हो रहे हैं। आपकी वर्कर्स की वेजेस तो आ ही रही हैं, उसके साथ साथ और भी बहुत चीजें आ रही हैं। तो बहुत से इश्यूज को एक साथ टेकल किया जा रहा है, बार्गेन किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर बनने वाला है, आई होप आपने अभी तक सही पहचान लिया है। ऑप्शन नंबर 4, कॉम्पोजिट बार्गेनिंग इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, कौन सा गलत है? नेशनल इनकम को लेकर कुछ आपको कंसेप्ट दे रखे हैं, कुछ फॉर्मूलास दे रखे हैं, आपको गलत वाला पहचानना है। सबसे पहले एनएनपी एट एमपी इज इक्वल टू जीएनपी एट एमपी माइनस डेप्रीसिएशन। देखो हमारे पास ना एक तरफ होता है जीडीपी और एक तरफ होता है एनएनपी, और एक तरफ हमारे पास होता है फैक्टर कॉस्ट और एक तरफ होता है हमारे पास मार्केट प्राइस। ओके, तो अगर आपको जी से एन पे जाना है, ग्रॉस से आपको नेट पे जाना है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये नेट नेशनल प्रोडक्ट है। तो ग्रॉस से अगर आपको नेट पे जाना है तो उसके लिए आपको ग्रॉस में से माइनस करना पड़ता है। किसको माइनस करना पड़ता है? आपको डेप्रीसिएशन को माइनस करना पड़ता है। तो डेप्रीसिएशन इज सब्ट्रैक्टेड, तो 1 वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे सही बन रहा है। ठीक है जी, बाकी सब बिल्कुल सेम है, बस एन और जी का फर्क आ रहा था, तो जी में से आप डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे तो एन पे पहुंच जाएंगे। अगला वाला आपका जीएनपी एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब यहाँ पे बिल्कुल सेम है दोनों, बस एन और डी का फर्क है। देखो डी आपका होता है डोमेस्टिक और एन आपका होता है नेशनल। तो डोमेस्टिक से आपको नेशनल पे जाना होता है, तो उसमें आप नेट फैक्टर इनकम जो आपको अब्रॉड से मिल रही है उसको ऐड करना रहता है। तो इसमें आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे डोमेस्टिक में, तो आप नेशनल पे पहुंच जाएंगे। तो सेकंड वाला भी आपका बिल्कुल सही यहाँ पे दे रखा है। अब आते हैं जी थर्ड वाले की तरफ। थर्ड वाला है जीडीपी एफसी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखो किसी भी सामान को बनाते हैं तो कुछ हमारी फैक्टर कॉस्ट होती है कि जो फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, कुछ उनकी कॉस्ट है। इसके बाद क्या होता है, इसमें कॉस्ट के अंदर कुछ टैक्सेस ऐड हो जाते हैं, कुछ टैक्सेस हमें गवर्नमेंट को पे करने पड़ते हैं, और कई बार कुछ सब्सिडीज हमें गवर्नमेंट से मिल जाती है। तो इसमें हम टैक्सेस को ऐड कर देते हैं, और जो हमें गवर्नमेंट से सब्सिडीज यहाँ पे मिल रही हैं, सब्सिडीज को हम यहाँ पे माइनस भी कर देते हैं। तो प्लस टैक्स कर देते हैं और माइनस कर देते हैं हमारे पास जो हमें गवर्नमेंट से सब्सिडीज वगैरह यहाँ पे मिल रही हैं। तो ये हमारे पास बन जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये मेरे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस यहाँ पे बन जाता है। तो फैक्टर कॉस्ट में आपको ऐड करना होता है आपके नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, बट यहां पे कह रहे हैं कि आप मार्केट प्राइस में ऐड करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। तो मार्केट प्राइस से तो आपको घटाने पड़ेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तभी आप फैक्टर कॉस्ट पे यहां पे पहुंचेंगे। तो इसीलिए आपका जो थर्ड वाला है वो सही से मैच नहीं किया गया, और थर्ड वाला ही आपका यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको जो बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। तो ये हमारे कुछ कंसेप्ट थे नेशनल इनकम को लेकर, एंड आई होप आपके वो भी अब यहाँ पे रिवाइज हो चुके हैं। तो आगे के जो क्वेश्चन है वो आपके साथ विशाल सर डिस्कस करने वाले, तो आप आगे के सवालों को भी डिस्कस कीजिए, विशाल सर के साथ बने रहिए और अपने जो आंसर्स है वो साथ साथ देते रहिए। Hello everyone. So we are continuing our practice questions. So question is there on your screen. The question is, arrange the following functions performed during the strategic management process in a correct sequence. So question हमसे कह रहा है कि जो हमारी प्रोसेस होती है strategic management की, उसमें हम बहुत सारे functions को perform करते हैं, तो उन functions को हमें यहाँ पर sequence में लगाना है। 4 functions हमें यहाँ पर दिए हुए हैं: SWOT analysis and environmental appraisal, second is creating a business model, C is
evaluation of various strategic dimensions, and D is resource allocation for strategic activities. तो strategic management process में सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आता क्या है? strategic intention. तो strategic intention से related यहाँ पर क्या है? क्रिएटिंग अ बिजनेस मॉडल. तो सबसे पहले हमारा आएगा बी. सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम अपना विजन को सेट करते हैं, अपना मिशन बनाते हैं, बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल, राइट. तो सबसे पहले आ जाएगा बिजनेस मॉडल. सेकंड हमारा स्टेप आता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन. तो स्ट्रेटेजी हम फॉर्मुलेट करते कैसे हैं? उसके लिए हमें स्वॉट एनालिसिस करना होता है, हम एनवायरमेंटल अप्रेजल करते हैं. सो बी के बाद आएगा ए, राइट. नेक्स्ट स्टेप विल बी रिसोर्स एलोकेशन फॉर स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज. ये क्या है? दिस इज स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन. तो जब भी हम स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करते हैं उसके लिए हम रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं वेरियस एक्टिविटीज के लिए. सो बी ए डी और लास्ट में आ जाएगा सी. जितनी भी हमारी स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज होती हैं एंड में हम उनका इवेल्युएशन भी करते हैं. सो हमारी जो राइट यहाँ पर सीक्वेंस बनेगी दैट विल बी बी ए डी सी और राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राइट. बी ए डी सी. सो देखो ये है हमारी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस. स्ट्रेटेजिक इंटेंट, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन, स्ट्रेटेजी इवेल्युएशन. तो इसमें जितने भी फंक्शंस परफॉर्म करे जाते हैं, जो भी एक्टिविटीज हैं, ये आपको पता होनी चाहिए. जैसे कि स्ट्रेटेजिक इंटेंट में हमारे पास आता है विजन, मिशन, बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल एंड ऑब्जेक्टिव्स. स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करने के लिए हम एनवायरमेंटल अप्रेजल करते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल करते हैं, जिसके लिए वेरियस टेक्निक्स हम यहाँ पर फॉलो करते हैं. तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि कौन से पर्टिकुलर स्टेप में कौन से फंक्शंस हम परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट हमारा असर्शन रीजन का सवाल है. तो असर्शन है backward integration as a strategic alternative makes more sense where there is a dependence on critical skills and there are fewer alternatives to supply or deliver the results. और reason दिया हुआ है कि firms choose to adopt backward integration when the distribution network is inefficient and badly affects the service quality of the service provider or the manufacturer, राइट. तो देखो असर्शन में ये कहा जा रहा है कि जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है ये स्ट्रेटेजी तब सही रहती है जब हमारी जो डिपेंडेंस है वो कुछ स्किल्स के ऊपर होती हैं, यानी कि हमें कुछ क्रिटिकल स्किल्स चाहिए होती हैं और हमारे पास इतने अल्टरनेटिव्स नहीं होते हैं रिजल्ट्स को डिलीवर करने के लिए, राइट. तो देखो जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है ये पार्ट है वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी का. सो वर्टिकल इंटीग्रेशन में हमारे पास दो तरह की स्ट्रेटेजीज आती हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. तो इसको समझ लेते हैं पहले. देखिए अगर मान लीजिए आप एक मैन्युफैक्चरर हो, राइट. सो मैन्युफैक्चरर जो है जब कंट्रोल ले लेता है अपनी रॉ मटेरियल सप्लाईज का, यानी कि वो पीछे की तरफ जा रहा है, जो भी उसका रॉ मटेरियल है जब उसकी जो सप्लाई है वो उसके ऊपर कंट्रोल ले लेता है, यानी कि इन सभी एक्टिविटीज को वो खुद कर रहा है, तो उसको बेसिकली हम बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन. और ये तब बिल्कुल सही रहती है जब हमें कुछ स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए होती हैं या फिर हमारे पास प्रॉपर अल्टरनेटिव्स अवेलेबल नहीं होते हैं. सो असर्शन हमारी बिल्कुल सही है. और रीजन हमारा कह रहा है कि फर्म्स बैकवर्ड इंटीग्रेशन तब चूज करती हैं जब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमारा इनएफिशिएंट होता है. सो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जब हमारा इनएफिशिएंट होता है उस केस में कंपनीज यूज करती हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, ना कि वर्टिकल, ना कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन, राइट. सो ये पर्टिकुलर रीजन हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा. आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, राइट. सो ये हो गई हमारी बैकवर्ड इंटीग्रेशन. अब फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या होती है? जब एक मैन्युफैक्चरर अपनी डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज का कंट्रोल ले लेता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन की जो एक्टिविटीज हैं उनको जब एक मैन्युफैक्चरर खुद से परफॉर्म करता है तो उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. तो याद रखेंगे रॉ मटेरियल की जो सप्लाईज हैं जब उसका कंट्रोल हम ले रहे हैं, वो एक्टिविटीज हम खुद कर रहे हैं, इट इज बैकवर्ड इंटीग्रेशन. और जब डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी मैन्युफैक्चरर खुद ही कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स. नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है. हमें यहाँ पर लिस्ट 1 दी हुई है. लिस्ट 1 में कुछ कंपोनेंट्स हैं और लिस्ट 2 में इसकी एक्सप्लेनेशन है. हमें इनको मैच करके बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा. सो लिस्ट 1 में जो ये हमें दिया हुआ है इंटरनल मार्केटिंग, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग. ये है क्या बेसिकली? तो ये होलिस्टिक मार्केटिंग जो हमारा कंसेप्ट होता है, होलिस्टिक मार्केटिंग के कंपोनेंट्स हैं. इनकी सही डेफिनेशंस के साथ हमें इन्हें मैच करना है. सो लिस्ट 2 में जो डेफिनेशंस दी हुई हैं, जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, सबसे पहले हम उसको पढ़ते हैं. सो देखिए यहाँ पर मेंशन है एड्रेसिंग ब्रॉडर कंसर्न्स एंड देयर लीगल, इथिकल, सोशल एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स. सो मार्केटिंग की जो भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं उसके ब्रॉडर कंसर्न्स को हम कब देखते हैं, यानी कि उसका लीगल
एस्पेक्ट क्या है, इथिकल एस्पेक्ट क्या है, सोशल और एनवायरमेंटल इफेक्ट्स क्या हैं, ये हम कब देखते हैं? ये देखते हैं हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग में, कि हमारी जो इतनी भी मार्केटिंग की एक्टिविटीज हैं उनका क्या इंपैक्ट बेसिकली हो रहा है। सो डी के साथ हम 1 को यहाँ पर मैच करेंगे। सेकंड दिया गया है ensuring that multiple means of creating, delivering and communicating value, यानी कि वैल्यू को कम्युनिकेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, डिलीवर करने के लिए हम मल्टीपल मीन्स का यूज करते हैं, यानी कि काफी ज्यादा एक्टिविटीज का यूज करते हैं, इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज का यूज करते हैं, तो इट इज बेसिकली नोन एज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। हम बहुत सारी चीजों को एक साथ लेकर के चलते हैं, मार्केटिंग की जो एक्टिविटीज हैं उनको इंटीग्रेट कर देते हैं, यानी कि आइसोलेशन में हम उन्हें नहीं देखते हैं, राइट। तो सेकंड के साथ बी मैच हो जाएगा। थर्ड है ensuring everyone in the organization embraces appropriate marketing principles, especially senior management, यानी कि जो भी हमारी मार्केटिंग की एक्टिविटीज हैं, जो मार्केटिंग की हमारी स्ट्रेटजीज हैं, उनको कोऑपरेशन में हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज हैं, स्पेशली जो सीनियर मैनेजमेंट है, वो उसको फॉलो करे। इसको हम बोलते हैं इंटरनल मार्केटिंग। तो ए के साथ मैच होगा थर्ड। और फोर्थ में दिया गया है हैविंग रिच मल्टीफेस्टेड रिलेशनशिप विद कस्टमर्स, चैनल मेंबर्स एंड अदर मार्केटिंग पार्टनर्स। तो बहुत आसान है मैच करना, कि जो हमारे कस्टमर्स हैं, मार्केटिंग पार्टनर्स हैं, चैनल मेंबर्स हैं, उनके साथ एक रिच रिलेशनशिप क्रिएट करना, इट इज बेसिकली रिलेशनशिप मार्केटिंग, राइट। सी के साथ फोर्थ मैच करेंगे और राइट आंसर बेसिकली हमारा यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राइट। सो होलिस्टिक मार्केटिंग है क्या? होलिस्टिक मार्केटिंग हमारी एक ऐसी अप्रोच है जो कहती है कि जो मार्केटिंग के हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं, प्रोसेसेस हैं, जो और जितनी भी एक्टिविटीज हैं, उनकी एक इंटरडिपेंडेंस होती है, तो उनको हमें आइसोलेशन में नहीं देखना है, और जितनी भी चीजें हम कर सकते हैं टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स, वो सारी चीजें हमें करनी है, और एक ब्रॉडर वे में हमें मार्केटिंग की एक्टिविटीज को देखना है, यानी कि हमें इंटरनल मार्केटिंग के ऊपर भी फोकस करना है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग को हमें फॉलो करना है, एक रिलेशनशिप को बिल्ड करना है, और ये भी चेक करना है कि हमारी जो मार्केटिंग की एक्टिविटीज हैं उनके लीगल डायमेंशंस क्या हैं, इथिकल डायमेंशंस क्या हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर करनी है, इनकी डू एवरीथिंग पॉसिबल, राइट। और जितनी भी हमारी मार्केटिंग की एक्टिविटीज हैं उनकी इंटरडिपेंडेंस के ऊपर हमें फोकस करना है, उसे अच्छे से समझना है, ये कहती है होलिस्टिक मार्केटिंग। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। Next question is which layer of product constitutes the problem solving features and benefits that consumers seek when they acquire a product and adds some necessary features to the products like ब्रांड नेम, पैकेजिंग एंड लेवल। तो वो कौन सी लेयर है प्रोडक्ट की जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग फीचर्स होता है, और इस पर्टिकुलर लेयर में जो मार्केटर है वो ब्रांड नेम, पैकेजिंग और लेवल को ऐड करता है। ऑप्शंस हैं हमारे यहाँ पर बेसिक प्रोडक्ट, कोर प्रोडक्ट, ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्ट या फिर पोटेंशियल प्रोडक्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1 विच इज कॉल्ड बेसिक प्रोडक्ट। बेसिक प्रोडक्ट को हम जेनेरिक प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो जब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप परचेज करते हैं तो उसकी जो जेनेरिक प्रोडक्ट वाली लेयर होती है इट इज बेसिकली अ प्रॉब्लम सॉल्विंग फीचर, राइट। सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो आपको भूख लगी है, आपको खाना खाना है, राइट। सो फूड इज योर कोर प्रोडक्ट। फूड क्या है? कोर प्रोडक्ट। फूड आपको लेना है, इट इज योर कोर प्रोडक्ट, क्योंकि आपको भूख लगी है। किस तरह का फूड आपको खाना है, इट इज बेसिकली जेनेरिक प्रोडक्ट। तो किस तरह का फूड आप खाएंगे वही तो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा ना, वही तो भूख को बेसिकली मिटाएगा, राइट। तो तभी हम कहते हैं कि जो जेनेरिक प्रोडक्ट है, जो बेसिक प्रोडक्ट है, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग फीचर होते हैं, और ये एक्चुअल में बेनिफिट होता है जिसको पर्टिकुलर कंज्यूमर जो है वो देख रहा होता है। और यही लेवल होता है जहां पर एक पर्टिकुलर मार्केटर ब्रांड नेम देता है एक प्रोडक्ट को, उसकी पैकेजिंग के ऊपर फोकस करता है, उसकी लेबलिंग के ऊपर फोकस करा जाता है। सो राइट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सो 5 लेयर्स होती हैं प्रोडक्ट्स में, और ये जो लेवल्स हैं इनको दिया है फ्लिप कोटलर ने, तो ये भी आप याद रखेंगे, ये हमारे लेवल्स हैं। कोर प्रोडक्ट, जेनेरिक प्रोडक्ट, जेनेरिक को हम बेसिक प्रोडक्ट भी बोलते हैं, देन एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्ट एंड पोटेंशियल प्रोडक्ट। Next question is new product development process requires many activities to perform by managers. Arrange the following activities in the correct sequence performed during new product development. So देखिए बोला जा रहा है कि जब हम एक नए प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं तो वहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज जो हैं वो परफॉर्म करनी होती हैं। तो उन सभी एक्टिविटीज को हमें यहाँ पर सीक्वेंस में लगाना है कि कौन सी एक्टिविटीज को हम पहले यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। तो 5 एक्टिविटीज हमें यहाँ पर दी हुई हैं, जल्दी से इनको आपको यहाँ पर सीक्वेंस में लगाना है। जब भी हम नए प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं सबसे पहले हमें करना क्या होता है?
सबसे पहले हमें एक आइडिया जनरेट करना होता है, एक प्रोडक्ट का आइडिया जनरेट करना होता है। तो ये किस स्टेटमेंट में दिया गया है? तो देखिए डी स्टेटमेंट है हमारी, यहाँ पर मेंशन्ड है ब्रेनस्टॉर्मिंग, मार्केट रिसर्च और कस्टमर फीडबैक। तो इससे हम कर क्या रहे हैं? हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कब करते हैं, हम मार्केट रिसर्च कब करते हैं? जब हमें आइडिया जनरेट करना होता है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा स्टेप आएगा? डी। तो डी के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आइडिया हमने जनरेट कर लिया, अब हम आइडिया को स्क्रीन करेंगे। आइडियाज आर स्क्रीन्ड अगेंस्ट वेरियस क्राइटेरियाज। तो हम अपने आइडियाज को स्क्रीन करते हैं वेरियस क्राइटेरियाज पे, और वो क्राइटेरियाज के क्या हो सकते हैं? जैसे कि मार्केट साइज, कंपटीशन, टेक्निकल फिजिबिलिटी। सो डी के बाद आएगा ई, right? Then our next step will be option number A, which is the financial viability of the product is analyzed, including the cost involved in production, marketing and distribution. So idea को हमने screen कर लिया, अब हम उसकी financial viability check करेंगे, right? ये देखेंगे कि production में कितनी cost आएगी, marketing cost क्या आएगी, distribution cost क्या आएगी. Next हमारा step होगा, जब ये सारी चीजें हम check कर लेंगे, हमने concept को develop कर लिया है, उसको test कर लिया है, हमारी फिजिबिलिटी चेक हो चुकी है। सो नेक्स्ट स्टेप वुड बी द प्रोडक्ट इज डिजाइंड, डेवलप्ड एंड टेस्टेड। हम प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे, उसको डेवलप करेंगे और उसको टेस्ट करेंगे, राइट? सो नेक्स्ट स्टेप वुड बी बी, राइट? सो डी ए, डी ई, ए एंड बी, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज डेवलपिंग ए मार्केटिंग प्लान, सेटिंग अप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एंड ट्रेनिंग सेल्स स्टाफ। तो ये एक्टिविटीज हम कब करते हैं? मार्केटिंग प्लान बनाना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को सेटअप करना, सेल्स स्टाफ को ट्रेन करना, जब हम प्रोडक्ट की कमर्शियलाइजेशन कर देते हैं, जब हम उसको लॉन्च कर देते हैं। तो लास्ट हमारा जो स्टेप आएगा दैट वुड बी सी। सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये प्रोसेस है जो हम फॉलो करते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। 8 स्टेप्स इसमें होते हैं, तो इनको आप याद रखेंगे। आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग, कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिसिस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग एंड कमर्शियलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। हम यहाँ पर लिस्ट 1 में दिया गया है सिलेक्टिव अटेंशन, सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन, सिलेक्टिव रिटेंशन एंड सबलिमिनल परसेप्शन, राइट? सो इनको आपको इनके डिस्क्रिप्शन के साथ यहाँ पर मैच करना है। तो लिस्ट 2 में सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है एक्ट ऑफ फोकसिंग ऑन ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, इसको बोला जाता है सिलेक्टिव अटेंशन, राइट? नेक्स्ट है कंज्यूमर्स आर लाइकली टू रिमेंबर गुड पॉइंट्स अबाउट ए प्रोडक्ट दे लाइक। जब एक कंज्यूमर्स एक प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ अच्छी चीजों को याद रखता है और बाकी चीजों को छोड़ देता है, तो इसे बेसिकली हम बोलेंगे सिलेक्टिव रिटेंशन, राइट? नेक्स्ट इज टेंडेंसी टू इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट विल फिट अवर प्री कंसेप्शंस। तो अपने बिलीव्स के अकॉर्डिंग हम इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं, इसको बोला जाता है सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन। Consumers are not consciously aware of these messages but they affect their behavior. So ऐसे messages जिसके बारे में consumers consciously aware नहीं होता है but वो behavior को affect करते हैं, इसको subliminal perception बोला जाता है। So D के साथ मैच करेंगे 4 को। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। So देखिए ये बेसिकली स्टेजेस हैं कंज्यूमर परसेप्शन की। तो एक बात याद रखेंगे कि जो लास्ट में हमने यहाँ पर बात करी सबलिमिनल परसेप्शन, ये बेसिकली स्टेज नहीं है कंज्यूमर परसेप्शन की। स्टेज में हमारे पास 3 चीजें आती हैं, अटेंशन, डिस्टॉर्शन, रिटेंशन। अभी काफी ज्यादा रिसर्चेस जो हैं वो इसके ऊपर चल रही हैं, तो अभी क्लियर नहीं है कि कितना इफेक्टिव ये चीज होती है कि कंज्यूमर अवेयर नहीं होता मैसेज के बारे में, लेकिन उस मैसेज को इनबिल्ट जो है वो करा गया होता है। तो ये बिहेवियर को कितना इफेक्ट करता है ये अभी इतना क्लियर नहीं है हमें, लेकिन फिर भी इस टर्म को आप याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बेसिकली कंज्यूमर की जो परसेप्शन है उसमें बेसिकली 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले है सिलेक्टिव अटेंशन। तो इसमें एक ही पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कंज्यूमर है वो फोकस करता है और दूसरी चीजों को इग्नोर कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव अटेंशन। हम उन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करेंगे जो हमारे बिलीव्स को कहीं ना कहीं मैच कर रहे होंगे, उसी के ऊपर हम अटेंशन देंगे, राइट? इंफॉर्मेशन को हम इंटरप्ट करते हैं अपनी प्री कंसेप्शन के अकॉर्डिंग, अपनी बिलीव्स एंड वैल्यूज के अकॉर्डिंग, इट इज सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन, राइट? और उसी इंफॉर्मेशन को फिर याद रखना जो हमारे बिलीव्स को मैच कर रही है, राइट? उसको हम बोलेंगे सिलेक्टिव रिटेंशन। तो एक कंज्यूमर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सिर्फ गुड पॉइंट्स को याद रख रहा है, तो यहाँ पर कोई ना कोई बिलीफ उस प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर का बना होता है, तो इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव रिटेंशन। और ये 3 स्टेजेस होती हैं कंज्यूमर की परसेप्शन में, और सबलिमिनल परसेप्शन ये भी एक कंसेप्ट है, इसको आपने यहाँ पर याद रखना है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट 2.0। तो CRM 2.0 से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। सो पहली स्टेटमेंट है
कस्टमर स्ट्रेटजी इज टेक्टिकल एंड ऑपरेशनल। तो देखिए CRM 2.0 में जो कस्टमर स्ट्रेटजी है ये कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी होती है, ना कि टेक्टिकल या ऑपरेशनल। तो ए स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर गलत हो जाएगी और डी इसका बिल्कुल ऑपोजिट दिया हुआ है, सो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी है इंटीग्रेट्स वॉइस ऑफ कस्टमर इनटू ऑल फेसेट्स ऑफ प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी। सो प्लानिंग और स्ट्रेटजी में हम कस्टमर को सेंटर में यहाँ पे रखते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। सी है रियल टाइम इंटरेक्शन विद कस्टमर, तो कस्टमर के साथ रियल टाइम इंटरेक्शन होता है CRM 2.0 में, ये भी बिल्कुल सही है। ई है रिसाइड्स इन कस्टमर इकोसिस्टम, तो यस कस्टमर को एक इकोसिस्टम की तरह CRM 2.0 में देखा जाता है। सो ई स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। सो ए को छोड़कर बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज BCDE ओनली, राइट। तो देखिए CRM 2.0 और CRM में क्या फर्क है। CRM में बेसिकली जो कस्टमर इंटरेक्शंस हैं वो रियल टाइम नहीं हो रही होती हैं, लेकिन CRM 2.0 में रियल टाइम इंटरेक्शंस हो रही हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी का जैसे कि फेसबुक पेज होता है, तो वहां पर आप मैसेज करोगे, दूसरी तरफ से कंपनी भी आपको मैसेज कर रही है, चैटबॉट्स की हेल्प से हम कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो रियल टाइम इंटरेक्शन अब हो रहा है विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विद द हेल्प ऑफ चैटबॉट्स। इसी को CRM 2.0 बोला जाता है, राइट। और यहाँ पर एक कोलैबोरेटिव इंटरेक्शन होता है कंज्यूमर के साथ, और कंज्यूमर को सेंटर में हम पे रखते हैं, और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और जो हमारी कस्टमर स्ट्रेटजी है इसको हम कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी मानते हैं, ना कि ऑपरेशनल स्ट्रेटजी, और यही फिलॉसफी है हमारी CRM 2.0। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा BCDE ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन मार्केटिंग। सो हमें बताना है ग्रीन मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। 5 प्रिंसिपल्स यहाँ पर मेंशन है। कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग, B is company value marketing, C is relationship marketing, D is societal marketing and E is social marketing। हमें बताने हैं ग्रीन मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स। देखिए ग्रीन मार्केटिंग के हमारे पास 5 प्रिंसिपल्स होते हैं, राइट। कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग, यस इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन मार्केटिंग। कंपनी वैल्यू मार्केटिंग, ये प्रिंसिपल ग्रीन मार्केटिंग का नहीं है। रिलेशनशिप मार्केटिंग भी ग्रीन मार्केटिंग का प्रिंसिपल नहीं है। सोसाइटल मार्केटिंग, यस इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन मार्केटिंग। एंड सोशल मार्केटिंग ग्रीन मार्केटिंग का प्रिंसिपल नहीं है। सो राइट आंसर बेसिकली हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज A and D ओनली, राइट। सो देखिए ये हैं 5 प्रिंसिपल्स ग्रीन मार्केटिंग के जो आपने याद रखने हैं। सबसे पहले है कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग, यानी कि जो हमारी मार्केटिंग है वो कंज्यूमर ओरिएंटेड होनी चाहिए। मार्केटिंग ऐसी होनी चाहिए जो कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करे, सो इट शुड बी कस्टमर वैल्यू मार्केटिंग। मार्केटिंग हमारी इनोवेटिव होनी चाहिए, हम नए नए तरीके लेकर के आएंगे मार्केटिंग में। सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग होनी चाहिए, एक मिशन हमारा होना चाहिए मार्केटिंग में जिसके लिए हम काम करें, जो ओवरऑल सोसाइटल वेलफेयर के लिए हो, राइट। और इसलिए हमारे साथ आ जाता है सोसाइटल मार्केटिंग। तो ये बेसिकली 5 प्रिंसिपल्स हैं ग्रीन मार्केटिंग के जिनको आप याद रखेंगे, इसलिए हमारा राइट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज A and D ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कस्टमर गोज टू रेस्टोरेंट फॉर ए डिनर। तो एक कस्टमर है वो रेस्टोरेंट में जाता है डिनर करने के लिए। द मैनेजमेंट प्लान्ड द फूड टू बी डिलीशियस, द सर्विस टू बी प्रॉम्प्ट एंड द एम्बियंस टू बी प्लेजेंट। सो मैनेजमेंट ने यहाँ पर प्लान किया कि जो फूड है वो डिलीशियस होगा, सर्विस भी हमारी बहुत अच्छी होगी और एक अच्छा एनवायरमेंट हम क्रिएट करेंगे कस्टमर के लिए। हाउएवर व्हेन द फूड अराइव्स it is cold and unappetizing and service is slow and the ambience is noisy and uncomfortable. This is an example of। तो हमें यहाँ पर बताना है कि ये जो पर्टिकुलर गैप यहाँ पर क्रिएट हुआ है ये क्या है, कि कस्टमर रेस्टोरेंट में जाता है, मैनेजमेंट ने प्लान किया था कि डिलीशियस फूड प्रोवाइड करेंगे, एक अच्छा एम्बियंस होगा, सर्विस भी बहुत अच्छी होगी, लेकिन जब फूड आया तो खाना बिल्कुल ठंडा था, सर्विस भी स्लो थी, जो एम्बियंस था वो नॉइजी था और कस्टमर के लिए अनकंफर्टेबल था। तो ये कौन सा सर्विस गैप यहाँ पर क्रिएट हो रहा है? इज इट नॉलेज गैप, स्टैंडर्ड गैप, कम्युनिकेशन गैप या फिर डिलीवरी गैप? सो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4 विच इज डिलीवरी गैप। डिलीवरी गैप होता क्या है? डिफरेंस बिटवीन द क्वालिटी स्पेसिफिकेशन सेट फॉर सर्विस डिलीवरी एंड एक्चुअल क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवर। कि जो स्पेसिफिकेशन हमने सेट करी थी और जो एक्चुअल में हमने डिलीवर किया उसमें जब डिफरेंस आ जाता है तो इसको डिलीवरी गैप बोला जाता है। और ये इस पर्टिकुलर केस में हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे कि मैनेजमेंट ने प्लान किया था, उन्होंने स्पेसिफिकेशन सेट करी कि हमारी सर्विस अच्छी होगी, फूड डिलीशियस होगा, एम्बियंस प्लेजेंट होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, सर्विस भी स्लो थी, राइट, खाना ठंडा था और एम्बियंस नॉइजी थी। तो ये हो गया हमारा डिलीवरी गैप। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स यूज्ड इन सेगमेंटिंग द मार्केट। सो मार्केट सेगमेंटेशन के लिए जो स्टेप्स हम यूज करते हैं उन्हें हमें यहाँ पर सीक्वेंस में लगाना है।
राइट, अरेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स हमें दिए गए हैं, सेगमेंट अट्रैक्टिवनेस, सेगमेंट आइडेंटिफिकेशन, सेगमेंट प्रॉफिटेबिलिटी, नीड्स बेस्ड सेगमेंटेशन, सेगमेंट पोजिशनिंग, मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी एंड सेगमेंट एसिड टेस्ट। सो फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर क्या आएगा, so देखो फर्स्ट स्टेप हमारा आएगा नीड्स बेस्ड सेगमेंटेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, राइट। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि नीड है सेगमेंटेशन की या नहीं। देखो कई बार क्या होता है कि हमें सेगमेंटेशन की जरूरत नहीं होती है, हम पूरे के पूरे मार्केट को एक ही सेगमेंट मान सकते हैं, राइट। तो हमें सेगमेंटेशन की नीड को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है, तो डी सबसे पहले आएगा। नेक्स्ट हमारा स्टेप आएगा सेगमेंट आइडेंटिफिकेशन। देखो बच्चे एक चीज आपने याद रखनी है कि जो सेगमेंट होते हैं ना, ये मार्केट में ये मार्केट में ऑलरेडी होते हैं, इनको हम क्रिएट नहीं करते। एक मार्केटर सेगमेंट को क्रिएट नहीं करता, वो सिर्फ उसको आइडेंटिफाई करता है। तो सेकंड हमारा स्टेप आएगा सेगमेंट आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट वुड बी सेगमेंट अट्रैक्टिवनेस। हम चेक करेंगे कि सेगमेंट की अट्रैक्टिवनेस है या फिर नहीं, हमें उसे सर्व करना है या नहीं। अट्रैक्टिवनेस है, उसके बाद चेक करेंगे कि वो प्रॉफिटेबल होगा हमारे लिए या नहीं, तो प्रॉफिटेबिलिटी उसके बाद चेक करी जाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी का जब हम पता चल जाएगा तो उसके लिए पोजिशनिंग स्ट्रेटजी हम क्रिएट करेंगे, तो सेगमेंट पोजिशनिंग वुड बी द नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद हम सेगमेंट को एसिड टेस्ट करेंगे, हम पायलट टेस्टिंग करके देखेंगे कि जो सेगमेंट है ये सच में हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। जब भी हम मार्केटिंग एफर्ट्स करेंगे इस पर्टिकुलर सेगमेंट में तो क्या रिजल्ट्स आएंगे, तो एक छोटे से सैंपल के ऊपर हम एसिड टेस्ट करके देखेंगे और लास्ट में हम मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी बनाएंगे उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा यहां पर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statements are not incorrect about binomial distribution। तो हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट्स हमें नीचे दी गई हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इनकरेक्ट नहीं है, यानी कि हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। तो स्टेटमेंट्स हैं describes the number of successes in a fixed number of independent trials। तो क्या बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ सक्सेसेस को इन a different number of independent trials डिस्क्राइब करता है? जी हाँ करता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स डिनोटेड बाय n। जी हाँ ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही है, नंबर ऑफ जो हमारे ट्रायल्स होते हैं उनको हम n से डिनोट करते हैं। द बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जी नहीं, ये कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। सो सी स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। और डी है W.S. गॉसेट फर्स्ट इंट्रोड्यूस द बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जी नहीं, जेकॉब बर्नौली वो पर्सन थे जिन्होंने बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को इंट्रोड्यूस किया था। सो डी भी हमारी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1 विच इज ए एंड बी ओनली। सो बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, याद रखेंगे बच्चे, ये एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ना कि कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और कब हम इसका यूज करते हैं, जब हमारे पास दो ही सिनेरियोस पॉसिबल होते हैं, या तो सक्सेस या तो फेलियर, राइट। जैसे कि टॉस को कॉइन करना, तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड और टेल की सिचुएशन में इस तरह के सिनेरियोज में हम बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। सो दो पैरामीटर्स बेसिकली मेनली इसके होते हैं, याद रखेंगे कि जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं उनको हम n से डिनोट करते हैं, जो प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की उसको हम p से डिनोट करते हैं, और जो प्रोबेबिलिटी फेलियर की होती है वो 1 - p हो जाती है। तो इस चीज को आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। सो n और p ये इसके दो पैरामीटर्स होते हैं। सो प्लीज रिमेंबर n एंड p आर द टू पैरामीटर्स ऑफ बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और दो सिनेरियोज जब हमारे पास पॉसिबल होते हैं, कि हेड या टेल, ये सक्सेस या फेलियर, उस केस में हम बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं। सो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए एंड बी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स यूज्ड इन सैम्पलिंग प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। तो सैम्पलिंग प्रोसेस में जो स्टेप्स हमारे होते हैं उनको करेक्ट सीक्वेंस में हमें लगाना है। तो स्टेप्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं, सिलेक्शन ऑफ सैम्पलिंग मेथड, स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग फ्रेम, डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल साइज, डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन, सिलेक्टिंग द सैंपल, स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग प्लान एंड स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग यूनिट। तो जब भी हम सैम्पलिंग करते हैं हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप इज डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी कौन सी टारगेट पॉपुलेशन होगी जिससे हम डेटा कलेक्ट करेंगे, राइट। सबसे पहले आएगा डी। तो टारगेट पॉपुलेशन जब हमने आइडेंटिफाई कर ली तो नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है सैम्पलिंग फ्रेम को स्पेसिफाई करना। सैम्पलिंग फ्रेम होती है वो हमारी पॉपुलेशन जिसको हम सैंपल कर सकते हैं, तो बी हमारा आ जाएगा। सैम्पलिंग फ्रेम के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा, हम सैम्पलिंग यूनिट को स्पेसिफाई करेंगे। अब सैम्पलिंग यूनिट क्या है, जिसको आप डेटा कलेक्शन के लिए चूज कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक हाउस होल्ड से डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो हाउस होल्ड आपकी यूनिट हो गई। लेट्स सपोज आपको फैमिली इनकम का डेटा कलेक्ट करना है, तो फैमिली क्या हो गई, आपकी
यूनिट सैम्पलिंग यूनिट है। आप स्टूडेंट्स से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स आर योर सैम्पलिंग यूनिट्स। अब लेट्स सपोज आपको टीचर्स से डेटा कलेक्ट करना है तो टीचर्स क्या हो जाएंगे आपकी सैम्पलिंग यूनिट, राइट। तो सैम्पलिंग यूनिट आपने डिफाइन कर ली। फिर हम सिलेक्शन करेंगे सैम्पलिंग मेथड की कि प्रोबेबिलिटी के लिए जाएंगे या नॉन प्रोबेबिलिटी के लिए। सैम्पलिंग मेथड हमें पता चल जाएगा। फिर हम सैम्पलिंग जो हमारा साइज होगा सैंपल साइज उसको डिटरमाइन करेंगे। सैंपल साइज के बाद हम अपने जो सैम्पलिंग प्लान है वो स्पेसिफाई करेंगे कि हम किस तरह से फील्ड में अब काम करेंगे, किस तरह से डेटा को कलेक्ट करेंगे, राइट। सो एफ हमारा आएगा और लास्ट स्टेप आएगा ई, लास्ट में हम सैंपल को सिलेक्ट कर लेंगे। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर assumptions ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। तो आपको बताना है रिग्रेशन एनालिसिस की assumptions कौन कौन सी होती हैं। ऑप्शंस देखिए दिए गए हैं। सबसे पहले बोला जा रहा है रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज लीनियर। तो देखिए रिग्रेशन एनालिसिस में ये बेसिक assumption होती है कि जो रिलेशनशिप है IB और DB की वो स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप होनी चाहिए, यानी कि लीनियर होनी चाहिए। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है वेरिएबिलिटी ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कंसिस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि जब हमारे IB में चेंज होगा यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होगा, राइट, तो उस टाइम पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल में वेरिएबिलिटी आएगी वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए, उसमें चेंजेस बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो वेरिएबिलिटी जो है डिपेंडेंट वेरिएबल की ये कंसिस्टेंट होनी चाहिए एट ऑल लेवल्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ऑल लेवल्स का मतलब है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आने की वजह से, राइट। सो बी भी हमारी अजम्पशन होती है। जो एरर्स हैं इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। बिल्कुल सही बात है। जो भी एरर्स आ रहे हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। और जो एरर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ये सिमेट्रिकल होना चाहिए, वेल शेप्ड होना चाहिए, राइट। ये इसमें एसिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तो ये भी बिल्कुल सही है। सो चारों की चारों यहाँ पर स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। चारों ही हमारी ये अजम्पशन होती हैं रिग्रेशन एनालिसिस की। सो देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ये आपके लिए समझना जरूरी है। सो रिग्रेशन एनालिसिस की assumption क्या होंगी। सबसे पहले लीनियरिटी, मैंने आपको बता दिया कि लीनियर रिलेशनशिप होनी चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप होनी चाहिए IB और DB के बीच में। नेक्स्ट है होमोसिडास्टिसिटी। तो होमोसिडास्टिसिटी का यही मतलब होता है कि जो वेरिएबिलिटी है डिपेंडेंट वेरिएबल में ये कंसिस्टेंट होनी चाहिए एट ऑल लेवल्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जो एरर्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए। नॉर्मेलिटी होनी चाहिए एरर्स में, राइट, यानी कि बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी ना हो। मल्टी कोलिनैरिटी नहीं होनी चाहिए। मल्टी कोलिनैरिटी का क्या मतलब है, जैसे लेट्स सपोज आपके पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इनका आप चेक कर रहे हो इफेक्ट ऑन ए पर्टिकुलर डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। तो इन तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में जो कोरिलेशन है वो नहीं होनी चाहिए, ज्यादा कोरिलेशन नहीं होनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं मल्टी कोलिनैरिटी। तो ये नहीं होनी चाहिए। और गुडनेस ऑफ फिट, यानी कि जो हमारा एरर्स हैं ये वेल शेप्ड होने चाहिए, सिमेट्रिकल होने चाहिए। सो ये सारी ही हमारी assumptions थी यहाँ पर रिग्रेशन एनालिसिस की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। Next question is the 5S of Kaizen are a powerful set of principles that can help organizations to improve efficiency, productivity and safety in the workplace. Which of the following are one of the 5S of Kaizen? So आपको यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि काइजन के 5S हैं, राइट। सो ये बहुत पावरफुल प्रिंसिपल्स हैं जिनकी हेल्प से एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकती है, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर सकती है और वर्कप्लेस में सेफ्टी को भी इंप्रूव कर सकती है। आपको बताने हैं इन काइजन के 5S कौन से हैं नीचे दिए गए 5S में से। तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए, शॉर्ट, सिंपल, शाइन, सस्टेन एंड शेयरिंग। सो काइजन के 5S की बात करें तो शॉर्टिंग, यस, ये एक 5S में है, काइजन का S है। सिंपल नहीं होगा, राइट। साइन भी है, सस्टेन भी है, शेयरिंग नहीं है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज ACD। सो काइजन, काइजन का मतलब क्या होता है, काइजन एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। इसमें यही कहा जाता है कि आपको कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करनी है अपने सिस्टम्स में, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में, राइट। सो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट जब हम करते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो इंप्रूवमेंट काफी ज्यादा हो जाती है। तो 5S क्या है काइजन के, सबसे पहले है शॉर्ट, यानी कि हमें शॉर्टिंग करनी है अपने सभी इक्विपमेंट्स की कि कौन सा इक्विपमेंट हमें कब चाहिए वो हम शॉर्टिंग यहाँ पर कर लेंगे। फिर हम उनको ऑर्डर में रख लेंगे कि कौन सा इक्विपमेंट हमें कब चाहिए। जो हमारा वर्क प्लेस है वो शाइन होना चाहिए, यानी कि साफ सफाई हमें रखनी है। स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए, यानी कि हर काम को करने का एक प्रोसीजर होना चाहिए। और इन सभी चीजों को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें सस्टेन भी करना है। तो ये 5S हैं काइजन के।
Next step is with respect to the queuing theory, when a customer joins a queue what then leaves before being served is called. So क्वेश्चन देखिए हमसे पूछ रहा है कि एक पर्टिकुलर कस्टमर है वो एक क्यू में आता है लेकिन पहले ही छोड़ जाता है सर्विस लेने से पहले। क्यूइंग थ्योरी के कंटेक्स्ट में इसको हम क्या बोलेंगे, जॉकिंग, वॉकिंग, रेंजिंग या फिर टिकटिंग। so देखो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 3 विच इज रेंजिंग, राइट। तो बाकी जो टर्म्स हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए। जॉकिंग का मतलब होता है कि कस्टमर जो है एक पर्टिकुलर रो में आया, एक पर्टिकुलर क्यू में आया, लेकिन वो बार बार क्यू को चेंज कर रहा है। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पर 4 क्यूज हैं, आप इस पर्टिकुलर क्यू में आए लेकिन उसके बाद आप स्विच करके कि हो सकता है सेकंड क्यू में मुझे जल्दी से सर्विस मिल जाए, फिर आपने देखा कि नहीं सेकंड में नहीं थर्ड में जल्दी सर्विस मिलेगी, इसको बोला जाता है जॉकिंग, राइट। इसके अलावा है वॉकिंग। वॉकिंग का मतलब है कस्टमर ने डिसाइड किया कि लाइन बहुत लंबी है, हम लाइन में लगेंगे ही नहीं, राइट। और रेंजिंग का मतलब होता है कि कस्टमर लाइन में लगा लेकिन वो वेट बहुत टाइम तक उसने नहीं किया, उसको लग रहा है काफी वेट मुझे करना पड़ेगा, तो सर्विस लेने से पहले ही वो छोड़ के चला गया, तो इस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं रेंजिंग। राइट आंसर हमारा हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3। Next question is, consider the following statements about theories of entrepreneurship and mark the correct answer। तो हमें यहाँ पर कुछ statements दी गई हैं related to the theories of entrepreneurship। हमें इन statements को पढ़ के बताना है सही आंसर क्या होगा। तो पहली statement है, Scumpeter introduced a concept of innovation as a key factor in entrepreneurship in addition to assuming risks and organizing factor of production। और statement 2 है, X efficiency arises either because the firm's resources are used in a wrong way or because they are wasted that is not used एट ऑल। तो देखिए दो स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है जो कंप्यूटर थे इन्होंने इनोवेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया एज ए की फैक्टर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, राइट, इन एडिशन टू एज्यूमिंग रिस्क एंड ऑर्गेनाइजिंग फैक्टर। तो बिल्कुल सही बात है। कंप्यूटर ने यहाँ पर थ्योरी दी थी, इनोवेशन थ्योरी दी थी एंटरप्रेन्योरशिप की, और इन्होंने कहा था कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इनोवेशन है। एडिशन टू एज्यूमिंग रिस्क, यानी कि रिस्क लेना तो इंपॉर्टेंट है ही, जो आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज करने हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो उन्होंने कही थी वो है इनोवेशन। तो ये बिल्कुल सही है। और जो इनोवेशन थ्योरी है एंटरप्रेन्योरशिप की, इसको जोसेफ कंप्यूटर ने ही दिया है। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि जो एक्स एफिशिएंसी है ये अराइज होती है जब फर्म्स के रिसोर्सेज को आप गलत तरीके से यूज करो, उन्हें वेस्ट कर दो या फिर उन्हें अच्छे से यूज ही ना करो। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब एक्स एफिशिएंसी क्या है? एक्स एफिशिएंसी का सिंपल मतलब होता है कि आपने जो अपनी प्रोडक्टिविटी है, जितनी प्रोडक्टिविटी आपको लानी चाहिए थी उतनी प्रोडक्टिविटी आप नहीं ला पाए, अपने रिसोर्सेज को आपने अच्छे से यूज नहीं किया, इसको बोला जाता है एक्स एफिशिएंसी। और ये थ्योरी है एंटरप्रेन्योरशिप की, एक्स एफिशिएंसी, जिसको लेविस्टन ने दिया था। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। वी हैव लिस्ट 1 एंड वी हैव लिस्ट 2, राइट। इन लिस्ट 1 वी हैव सम इंस्टीट्यूशंस एंड वी हैव सम स्कीम्स, इनका डिस्क्रिप्शन दूसरी तरफ दिया गया है, हमें मैच करना है। तो लिस्ट 2 में सबसे पहले है प्रोवाइड्स लोन्स of up to Rs 1 crore to women and SC/ST entrepreneurs। तो कौन सी स्कीम है जो वुमेन और SC/ST entrepreneurs को 1 करोड़ तक का लोन देती है? इट इज बेसिकली स्टैंड अप इंडिया। नेक्स्ट इज लॉन्च्ड बाय नीति आयोग। तो नीति आयोग ने क्या लॉन्च करा था? नीति आयोग ने लॉन्च करा है अटल इनोवेशन मिशन। नेक्स्ट इज हेल्प इन डेवलपमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में और डेवलप करने में एमएसएमई की हेल्प करता है एनएसआईसी, यानी कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। ये एक फंक्शन है एनएसआईसी का। नेक्स्ट इज हैविंग जेनेसिस इन द स्वदेशी मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी की जो स्वदेशी मूवमेंट थी उसमें किस चीज का जेनेसिस हमें देखने को मिलता है? खादी का। तो यहाँ ये आ जाएगा इसमें खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इनकी सेकंड के साथ फोर्थ। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। Next question is, which scheme of National Small Industries Corporation provide one-stop and a one-window bouquet of aids that provide information on the business, technology and finance and also exhibit core competencies of Indian SMEs। So देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि NSIC यानी कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन की वो कौन सी स्कीम है जो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है एमएसएमईज को रिलेटेड टू बिजनेस, टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस। तो वो कौन सी स्कीम है?
ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम, इंफोमीडियरी सर्विसेज, मार्केटिंग इंटेलिजेंस एंड सर्विसेज, लीज, एंड फोर्थ इज बिल डिस्काउंटिंग। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज इंफॉर्मेडियरी सर्विसेज। सो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन एक पर्टिकुलर स्कीम चलाता है जिस स्कीम का नाम है इंफॉर्मेडियरी सर्विसेज। तो इंफॉर्मेडियरी सर्विसेज में जो एमएसएमईज हैं, जो बहुत टाइप की जो इंफॉर्मेशन है उसको अवेल कर सकती है फ्रॉम द NSIC पोर्टल रिलेटेड टू बिजनेस टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस। इसके लिए एक इन्होंने पोर्टल भी बनाया है जिसका नाम है MSME ग्लोबल मार्ट, राइट, जिसकी वेबसाइट है www.msmemart.com। तो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर जो कंप्लेंट्स हैं वो भी करी जा सकती हैं रिलेटेड टू B2B एंड B2C, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कस्टमर। तो उसका कंप्लेंट वेब पोर्टल भी है MSME ग्लोबल मार्ट, राइट। और जितने भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है NSIC, ये एनुअल मेंबरशिप पे प्रोवाइड करता है। सो याद रखेंगे MSME को जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करने के लिए जो स्कीम है NSIC की, उसका नाम है इंफॉर्मेडियरी सर्विसेज। Next question is the government e-marketplace has launched a new initiative on GEM to empower women entrepreneurs and women self-help groups to sell their products directly to various government ministries, departments and institutions is called GEM का मतलब है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है उन्होंने एक इनिशिएटिव चलाया जिसकी हेल्प से जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली सेल कर सकते हैं टू द गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस। इस इनिशिएटिव का नाम क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं, वुमेनप्रेन्योर्स, वुमेनिया, वुमेन केयर या फिर नारी शक्ति। सो राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2 विच इज वुमेनिया। सो देखिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने ये इनिशिएटिव चलाया है वुमेनिया, जिसकी हेल्प से जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली सेल कर सकते हैं टू द गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस। और साथ में ये भी बोला गया कि इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव से हम हेल्प करेंगे इन अचीविंग द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 5, यानी कि SDG 5 है क्या? इट इज बेसिकली जेंडर इक्वालिटी, राइट। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। So the last question for the day is arrange the following steps required to build a startup in a correct sequence। तो एक स्टार्टअप को आपको बिल्ड करना है तो जो स्टेप्स होंगे उनको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। स्टेप्स दिए गए हैं, सिक्योर फंडिंग, आइडेंटिफाई अ बिजनेस आइडिया, डेवलप अ बिजनेस प्लान, रजिस्टर द कंपनी, डेवलप ए प्रोडक्ट और सर्विस एंड लॉन्च एंड मार्केट द प्रोडक्ट और सर्विस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप है हमें बिजनेस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा बी, राइट। बिजनेस आइडिया हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो उसके बाद हम बनाएंगे अपना बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान जब हम बनाएंगे तो हम ये चेक करेंगे कि क्या हमें फंडिंग मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। तो हम अपनी फंडिंग को यहाँ पर सिक्योर करेंगे। फंडिंग जब हमारी सिक्योर हो जाएगी फिर हम अपनी कंपनी को रजिस्टर कर देंगे। जब हमें पता है कि हमें फंडिंग मिल जाएगी तो कंपनी को रजिस्टर करने के बारे में फिर हम यहाँ पर सोच सकते हैं। जब कंपनी रजिस्टर हो जाएगी देन वी विल डेवलप अवर प्रोडक्ट और सर्विस, तो आएगा हमारे पास ई। और लास्ट स्टेप यहाँ पर आएगा कि हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस को लॉन्च कर देंगे मार्केट में, राइट, और उसकी मार्केटिंग भी साथ में करेंगे। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने मेगा मॉक प्रैक्टिस किया फॉर द यूजीसी नेट मैनेजमेंट। आई होप आपको इस सेशन काफी पसंद आया होगा, आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर पीडीएफ आपको इस सेशन की चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। एंड आई होप आप अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से करके आएंगे एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।